आज हम पढ़ने वाले हैं रैग सिस्टम के बारे में कि ये रैग होता क्या है। सुनने में ऐसा लग रहा कोई रॉकेट साइंस ही होने वाली है। और अगर आपने ये टर्म ना अपने रिज्यूमे में डाल दी तो भैया इंटरव्यूअर को भी लगेगा इसने कुछ इस इंसान को कुछ तगड़ा ही आता है। लेकिन आज हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीप डाइव करके पढ़ने वाले हैं। पहले समझेंगे कि रैग होता क्या है। प्रीवियस 2 लेक्चर हमारे थ्योरी वाले थे जहां पे हमने वेक्टर डेटाबेस के बारे में पढ़ा था। आज हम वेक्टर डेटाबेस को इंप्लीमेंट भी करेंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ। तो आज हम रैग सिस्टम के बारे में जानेंगे और एक प्रोजेक्ट भी बिल्ड करेंगे और उसको एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे जो आपको अभी करंट इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रैग के प्रति वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो पाए। अब अपनी तारीफ तो मैंने बहुत कर ली, तो अब सीधा अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक लाइक और एक कमेंट। कमेंट एक नहीं, कमेंट 10-10 ड्रॉप करो। देखो आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं करते ना मेरे को अच्छा नहीं लगता, प्लीज। ओके भैया, बहुत भीख मांग ली, चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाइए मेरी स्क्रीन की ओर। तो सबसे पहले ये रैग होता क्या है। कुछ सुनने में खतरनाक लग रहा है, भैया को भी नहीं पता, तो एक काम करते हैं गूगल को बोलते हैं कि भैया रैग की फुल फॉर्म बता दे। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। कुछ तगड़ा ही लग रहा भैया ये तो सुनने में ही कि भैया ये डेफिनेशन तो मेरे सर के ऊपर से जा रही है। हाँ, कुछ बच्चे हैं कि भैया मुझे ये जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, जो भी आप लिखते हो, जो भी कोड लिखते हो, वो कोड मुझे कैसे मिलेगा। प्लीज उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, वहां पे मैंने सब कुछ आपको दे रखा होता है। ओके, हाँ। तो मैंने ये लिख दिया कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, पर ये है क्या। चलिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओके, मैं कह रहा हूं आपको अपनी गर्लफ्रेंड का एक चैटबॉट बनाना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में 3rd या 4th लेक्चर में गर्लफ्रेंड का चैटबॉट बनाना सीखा था। हाँ, तो हम गर्लफ्रेंड का चैटबॉट कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल बिगनिंग से। भैया मैं क्या कर सकता हूं, चैटबॉट क्या होता है कि मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछूं, वो मुझे आंसर दे। तो ये मेरा जो एलएलएम होगा, ये एलएलएम आपको कोई भी हो सकता है। ये जो एलएलएम मॉडल होगा ये आपको कोई भी हो सकता है, आपका जेमिनाई हो सकता है, चैट जीपीटी, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, तो भैया मैं इसको कोई भी क्वेश्चन पूछूं, हाँ जी, ये मुझे उसी के हिसाब से आंसर दे। किस हिसाब से, कि मेरी गर्लफ्रेंड की तरह आंसर दे। तो मैं इसके सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं या फिर मैं इसको कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूं। सिस्टम कॉन्फ़िगर या फिर कॉन्टेक्स्ट कि भैया तुझे मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करना है और तुझे उसी टाइप के मुझे आंसर देने हैं। मैंने सिर्फ इतना बोला इसे। तो अगर अब मैं इसे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं कि हेलो बाबू कैसे हैं आप, तो बोलेगी मैं बढ़िया हूं। मैं अगर इसको बोलूंगा कि आपको खाने में क्या पसंद है, क्या ये बता पाएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड को क्या खाने में पसंद होगा। क्या ये बता पाएगा, मेरा आपसे सवाल है। मैंने सिर्फ इसको यही बोला कि तुझे मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करना है। नहीं भैया, नहीं बता पाएगा। लेकिन ये फिर भी आपको आंसर देगा। ये बोलेगा कि आपको ना पोहा खाना पसंद है, जबकि इसको पता भी नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड को पसंद क्या है। आपने इसको कोई कॉन्टेक्स्ट और दे नहीं रखा है। कॉन्टेक्स्ट देने का मतलब क्या, आपने सिंपल से छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दिया है कि भैया तुझे मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करना है। लेकिन मैंने ये बताया नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड को क्या खाने में पसंद है, उसे क्या पहनना है, उसे घूमना पसंद है या नहीं है, उसकी हॉबीज क्या है। ये उसको कुछ भी, मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दे रही है। सिर्फ मैंने इसको ये बोला है कि तुझे मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करना है। तो अगर मैं इसको बोलूंगा कि आपको कहां घूमना पसंद है, तो ये मुझे कुछ भी आंसर लाके दे दे रहा है कि भैया आपको ना न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली तो छोड़ो क्योंकि एलएलएम मॉडल अधिकतर कहां के हैं, यूएस के हैं। तो ये हमेशा आप देखोगे ये यूएस के ही सिटी का आंसर देगा। ये बोल देगा आपको शिकागो घूमना पसंद है या फिर लास वेगस घूमना पसंद है, जबकि वो एक अच्छा आंसर नहीं है। और इसी को कहते हैं हम हेलुसिनेशन। क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या प्रोसेस है भैया, इसको सुन के भी बच्चे घबरा जाते हैं। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेट करना, मतलब ये एलएलएम ऐसे इन मॉडल को तैयार किया गया है, अगर इनको आंसर ना भी पता हो उस चीज का, ये फिर भी कुछ भी आंसर दे देंगे। रिपीट करो क्या बोला मैंने। हेलुसिनेशन किसको कहते हैं, कि एलएलएम मॉडल को अगर आप क्वेश्चन पूछते हो, उसका सिंपल एक टास्क होता है उसका आंसर देना। कंफर्म नहीं है कि वो आंसर सही है या गलत, पर वो आपको आंसर पक्का देगा। वो कभी मना नहीं करेगा कि मुझे आंसर नहीं पता। इसके लिए मैंने एलएलएम मॉडल को ट्रेन ही नहीं किया है। उसका सिंपल काम है आंसर देना। अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे इस केस में कि मेरे को कहां घूमना पसंद है, शिकागो में घूमना पसंद है, जबकि आपकी गर्लफ्रेंड तो कहां की है, इंडिया की है, जो उत्तराखंड से बाहर भी नहीं निकली है, और वो कह रही शिकागो घूमना पसंद है। तो ये जो एलएलएम मॉडल है, इनको एक चीज पे ट्रेन किया गया कि आपको आंसर देना ही है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आंसर नहीं पता।
इनको मैंने पहले ही बोल दिया एलएलएम मॉडल को, जिस तरीके से ट्रेन हो रही है कि आप कभी ये आंसर दे नहीं सकते कि मुझे नहीं आता आंसर, आपको कुछ ना कुछ आंसर देना है। अगर आपको कुछ ना कुछ आंसर देना तो फिर आप हेलुसिनेट करोगे, आप कुछ भी सोचने लग जाओगे, कुछ भी आंसर। जैसे आपके एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, हाँ, आपकी कॉपी में, आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता होगा, आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, क्यों है, पर आप ये सोच के उसका आंसर लिख देते कि भैया टीचर अगर दिखेगा कि हाँ इसने कुछ लिखा है तो शायद मुझे मार्क्स मिल जाए, तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, हेलुसिनेट कर रहे हो कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि मुझे आंसर नहीं आता, आप बोल रहे हो कि भैया मैं तो कुछ ना कुछ लिखूंगा, क्या पता मार्क्स मिल ही जाए। तो सेम इन एलएलएम मॉडल का भी काम होता है। ओके, हाँ, तो इस चीज को हम सुधार कैसे सकते हैं? तो यहां पे मैं इसको ये कर सकता हूं कि जो मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी जो व्हाट्सएप चैट है वो मैं इसको लाके दे दूं, पूरी चैट, जितनी भी चैट आज तक हमने करी है, ताकि इसके पास एक बढ़िया कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि उस चैट में मैंने इसके साथ बहुत ज्यादा बार बात करा होगा। अब अगर मैंने इसको इसके कॉन्टेक्स्ट दे दिया पहली कि भैया ये हमारी व्हाट्सएप चैट रही कि हमने इस तरीके से बातें करी हैं, तो अब अगर मैं इसको पूछता हूं कि आपको किधर घूमना पसंद है, तो वो मेरी चैट को एज अ कॉन्टेक्स्ट समझ सकता है, समझ देगा कि भैया अच्छा इसको यहां घूमना पसंद है, तो ये आपको उस हिसाब से रिप्लाई दे सकता है कि अच्छा आपको ना शिमला घूमना पसंद है या फिर आपको दिल्ली घूमना पसंद है, क्योंकि अब उसके पास आपके व्हाट्सएप चैट, आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड के व्हाट्सएप चैट का कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, अब देखो ये जो मैंने इसको पूरी व्हाट्सएप चैट लाके दी है, ओके, यहां पे मैं एक दो चीजें और कर सकता हूं। या तो मैं ये करूं कि ये जो एलएलएम मॉडल है, ये जो एलएलएम मॉडल है, इसको मैं एज अ कॉन्टेक्स्ट ना देते हुए इस व्हाट्सएप चैट के ऊपर ही इसको मैं ट्रेन कर दूं। क्या कर दूं? ट्रेन कर दूं कि मैंने इसको व्हाट्सएप चैट दी, अब बोला कि भैया तू इस डेटा के ऊपर ट्रेन हो जा। इसी को हम कहते हैं फाइन ट्यून होना। क्या कहते हैं? फाइन ट्यून होना। फाइन ट्यूनिंग इसी को कहते हैं कि आप, मैं एज अ कॉन्टेक्स्ट इसको आपको नहीं दे रहा हूं, मैं ये डेटा आपको दे रहा हूं और आपको इस डेटा से ट्रेन होना है। आपको इस डेटा से क्या होना है? ट्रेन होना है, ताकि मुझे बार बार आपको ये व्हाट्सएप चैट एज अ कॉन्टेक्स्ट ना देना पड़े। अब इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फाइन ट्यून कहते हैं। जैसे और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे अगर मैं कोडर आर्मी की बात करूं, कोडर आर्मी की अगर मैं बात करूं, कोडर आर्मी का सेल्स का, कि भैया हमने कितने कोर्सेज बेचे हैं, हमारे कहां कहां कोर्स बिके हैं, किस बच्चे ने लिए हैं, वो बच्चे की एज क्या है जिन्होंने हमारे कोर्स खरीदे, हमारे कोर्स का रेवेन्यू कितना है। तो कोडर आर्मी का कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा जहां पे सब कुछ प्रेजेंट होगा, होगा नहीं होगा? हाँ, डॉक्यूमेंट करके होगा ना हमारा, हाँ, जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होंगी। किसकी? मेरे कोडर आर्मी की। क्या इसके बारे में इस एलएलएम मॉडल को पता होगा? अगर मैं इसको कल क्वेश्चन जाके पूछता हूं तो मुझे बता कोडर आर्मी का रेवेन्यू कितना है एलएलएम मॉडल को, क्या ये एलएलएम मॉडल उसका आंसर दे सकते हैं? वो ट्राई करेगा ऐसे, वो देखेगा, वो मेरा यूट्यूब चैनल देखेगा, वहां पे देखेगा अच्छा इतने व्यूज इसके आते हैं तो शायद इसके इतने कोर्स बिके होंगे, तो ये आपको एक कुछ भी एस्टिमेट लेके कोई भी आंसर दे देगा कि इनका रेवेन्यू 10 लाख रुपए। पर इसको अगर मैं ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देता तो अब ये मुझे एक्यूरेट आंसर नहीं देता। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो एलएलएम मॉडल है इसको मैं अपने कोडर आर्मी का डॉक्यूमेंटेशन दे दूं, और अब एक बार मैंने इसको डॉक्यूमेंटेशन दे दिया, तो अब अगर मैं इससे कोई भी सवाल पूछता हूं तो ये इस डॉक्यूमेंटेशन में देख के, जहां पे सारा डेटा प्रेजेंट है, मेरी सेल्स का, कहां से किसने खरीदा है, कितनी एज थी उन बच्चों की, उस पर देख के अब ये मुझे एक्यूरेट आंसर दे सकता है। दे सकता नहीं दे सकता? हाँ भैया दे सकता है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको एक कॉन्टेक्स्ट फीड कर दिया। अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं, ऐसी कंपनीज के पास बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, तो कई कंपनी ये करती है कॉन्टेक्स्ट नहीं देते हुए वो अपने ये जो एलएलएम मॉडल है इन्हीं को ट्रेन करना शुरू कर देती है कि ये डेटा रहा, इस डेटा को याद रखो, ये डेटा रहा, इसको याद रखो। तो ये इसको हम कहते हैं कि भैया आप इस डेटा पे ट्रेन हो जाओ, इसी को हम कहते हैं फाइन ट्यून होना। लेकिन ये जो फाइन ट्यून प्रोसेस है ये बहुत ही महंगी प्रोसेस है, क्योंकि भैया जब हम एलएलएम को ट्रेन करते हैं तो वहां पे लगता है खर्चा, जीपीयूज वगैरह, तो हम इसमें फाइन ट्यून वाली टेक्निक नहीं लगाते हैं। हम सिंपल यहां पे क्या करते हैं, हम इससे बढ़िया यही है कि भैया हम इसको डॉक्यूमेंटेशन लाके दे दें कि भैया एज अ कॉन्टेक्स्ट तो इसे ले ले। पहला फाइन ट्यून वाले टेक्निक में क्या करते हैं कि हमने डॉक्यूमेंटेशन दिया और उसको कहा कि तू इस डेटा पे पहले ट्रेन हो जा। फाइन ट्यून का मतलब क्या है कि ये डेटा पकड़, ये डॉक्यूमेंट पकड़, ये इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन है, इन पे तो ट्रेन हो जा। तो ट्रेन होने में क्या लगेगा? जीपीयू वगैरह खर्च होंगे, एल्गोरिथम लगेंगी, फिर उसके बाद वो ट्रेन होगा, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये जो फाइन ट्यून प्रोसेस है ये बहुत ही महंगी प्रोसेस है, तो हम इसको ये नहीं करते। तो हम क्या इससे बढ़िया क्या कर सकते हैं, हम इस डॉक्यूमेंट को एज अ कॉन्टेक्स्ट इसको दे देंगे, जैसे हमने सिस्टम में दिया था, सिस्टम कॉन्फ़िगर कर दिया कि भैया ये डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये इस डॉक्यूमेंटेशन को तुझे फॉलो करना है, ओके, और इसी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से तुझे मुझे आंसर देने हैं। अब यूजर कुछ भी पूछेगा
तो तेरे को मैंने एक रेफरेंस दे दिया है कि तू इस डॉक्यूमेंटेशन से ही आंसर देगा, तो इधर उधर कहीं नहीं देखेगा, इस डॉक्यूमेंटेशन देगा, वहां से आंसर देगा। तो अगर मैं इसको पूछता हूं कि कोडर आर्मी का रेवेन्यू तो बताओ, तो एलएलएम मॉडल को पता होगा कि भैया मुझे इसी डॉक्यूमेंटेशन से वो सारे रेवेन्यू को निकाल के इसको देना है। तो मान लो इसने बोल दिया कि भैया आपका रेवेन्यू 10 लाख रहा, मैं इसको अगला क्वेश्चन पूछा कि किस एज के बच्चों ने हमारा कोर्स सबसे ज्यादा खरीदा है, तो ये फिर से इस डॉक्यूमेंटेशन में दिखेगा, अच्छा 20 साल के बच्चों ने सबसे ज्यादा इस कोर्स को खरीदा है, फिर ये मुझे आउटपुट देगा 20। तो ये बाहर नहीं जा रहा कहीं, ये इसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इन अप्रोच में दिक्कत क्या है, इस अप्रोच में, इस करंट अप्रोच में दिक्कत क्या है? क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? टाइम लिखो और बताओ कि अभी इस करंट वाले में दिक्कत क्या है। ये जो मेरे कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन है, ये बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन। हाँ जी, रोज नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है। हाँ, अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को इसको ऐसा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, हाँ जी, तो क्या खर्च होंगे? ये टोकन खर्च होंगे। क्या खर्च होंगे? टोकन खर्च होंगे। सेम आपकी गर्लफ्रेंड की चैट, कि मान लो आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी चैट बहुत ही लंबी है और आप एज अ कॉन्टेक्स्ट पूरा उसको दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप इनपुट में दोगे उसमें एज अ टोकन वो काउंट होगा और टोकन के हिसाब से आपको पैसे पड़ते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट होगा इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो करंट क्वेश्चन के हिसाब से रेलिवेंट नहीं होंगी। सही बात है ना? मान लीजिए अभी मैं बाकी डॉक्यूमेंट को हटा देता हूं, मान लो ये पूरा डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको पूछा कि मेरे कोर्स का रेवेन्यू क्या है, मैंने उसको बोला मेरे कोर्स का रेवेन्यू क्या है। ओके, हाँ जी। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि एक जगह में लिखा होगा कोर्स का रेवेन्यू इतना है, एक जगह में लिखा है कि भैया किस रेंज के बच्चों ने इस कोर्स को खरीदा है, भैया इसके अंदर किन किन बच्चों की प्लेसमेंट हुई है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रेजेंट होगी। तो मैं पूरे डेटा को क्यों इसको फीड करूं, पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक साथ इसको क्यों दूं? मैं सिर्फ वही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उठाऊं नहीं आते कि कोर्स का रेवेन्यू कितना है, तो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन कि जहां पे कोर्स के रेवेन्यू के बारे में बात हुई है उसी को मैं एज अ कॉन्टेक्स्ट इसको दूं। इससे मेरे नंबर ऑफ टोकन्स बचेंगे नहीं बचेंगे? आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए। हाँ भैया बचेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को इसको ना दूं, पूरे को ना दूं, मैं सिर्फ उस सिलेक्टेड पार्ट को ही इसको प्रोवाइड करूंगा जहां पे हमने बात करी होगी किसकी, कोर्स रेवेन्यू की। मान लो उसमें लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 10 तक ही मैंने कोर्स रेवेन्यू की बात करी है, तो सिर्फ उतना ही पार्ट को मैं इसको एज अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करूं। इससे क्या होगा कि भैया मेरा पैसा बच जाएगा, मेरा खर्चा बच जाएगा। पहले ये पूरा डॉक जा रहा था, तो अगर ये पूरा डॉक जाएगा तो भैया नंबर ऑफ टोकन ज्यादा खर्च होंगे। अब मैंने सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही यहां से उठाई है जो इसको अभी फिलहाल के लिए चाहिए इस करंट क्वेश्चन के हिसाब से कि कोर्स का रेवेन्यू कितना है। तो मैंने वही रेलिवेंट जहां पे कोर्स रेवेन्यू की बात हुई वही इंफॉर्मेशन इसको दी, इसने इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, आपको आंसर दे दिया। अब फिर से अगर फ्यूचर में मैं अगर फिर से नया क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे कोर्स से कितने बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, तो भैया यहां पे क्या कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी? जहां पे प्लेसमेंट की बात हो रही होगी तो सिर्फ वही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को उठाओ एज अ कॉन्टेक्स्ट और इसको प्रोवाइड करो, फिर ये दोनों क्वेरी को देखेगा और उससे आपको आंसर देगा। तो नंबर ऑफ टोकन्स क्या हो गए आपके, कम खर्च होंगे। अब मुझे पता है कि आपके माइंड में क्या सवाल आ रहा होगा, बहुत ही क्लासिकल। क्या सवाल आ रहा है कि भैया मैं इस डॉक्यूमेंट से वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कैसे फेच कर पाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो सवाल आ रहा होगा। हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहां पे मेरे कोर्स रेवेन्यू की बात हुई है? मैं मैन्युअली तो काम करूंगा नहीं, क्योंकि भैया ये जो फाइल होगी मान लो इसका साइज ही, मैंने इसमें नंबर ऑफ पेज ही 1 लाख है, आप कैसे मैन्युअली उसको ढूंढ पाओगे? ये तो हमारे लिए बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा? हाँ भैया ये तो बहुत ही बड़ा टफ टास्क हो जाएगा। हाँ जी, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकता हूं मैं, क्या हम सोच सकते हैं कुछ इसका सॉल्यूशन बढ़िया सा? तो यार इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे मैं इन रेलिवेंट जो मैंने क्वेश्चन पूछा है यहां पे कि कोर्स का रेवेन्यू कितना है, तो सिर्फ वही रेलिवेंट पैराग्राफ मैं इस पीडीएफ से उठा के लेके आऊं? क्या कर सकते हैं? क्या हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में वेक्टर डेटाबेस के बारे में पढ़ा था? 2 लेक्चर लिए थे मैंने, वेक्टर और वेक्टर डेटाबेस। जेएनआई की किसी भी इंसान की आप सीरीज फॉलो कर लो, कोई वेक्टर और वेक्टर डेटाबेस के इन डेप्थ में नहीं जाता, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर डेटाबेस को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान काम है, 2-4 कमांड लिखनी होती है और लोग समझते हैं वो वेक्टर डेटाबेस के एक्सपर्ट बन गए। जब तुम्हें उसका इंटरनल नहीं पता, तुम कैसे खुद को
एक्सपर्ट बोल सकते हो। ये तो वही बात हो गई ना कि मैंने कोई फंक्शन इस्तेमाल कर लिया जिससे मैं सॉर्ट कर सकता हूं, प्री बिल्ड फंक्शन, जैसे आपने सी प्लस प्लस में देखा होगा या फिर बाकी लैंग्वेज में भी कि डॉट सॉर्ट करो, एरे पूरा सॉर्ट हो जाता है। लेकिन एल्गोरिथम उसके बिहाइंड क्या लगी है, जब तक आपको वो नहीं पता तो क्या आप खुद को इंजीनियर बोल सकते हैं? सवाल पूछिए। चलिए फिर, तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हो जाए भाई सिलेक्ट, इस डॉक्यूमेंट को मैं पकड़ूंगा। ओके, हाँ, और इस डॉक्यूमेंट के साथ हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भैया? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम बोले तो मैं क्या करूंगा कि इस डॉक्यूमेंट के चंक्स क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। चंक्स छोटे छोटे, मतलब थोड़ा पार्ट इसका ऐसे करके, इसको कह रहा हूं मैं चंकिंग। ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मतलब इसको मैंने चंक में तोड़ दिया कि आधा डेटा इसमें है, कुछ पार्ट इसमें है, कुछ पार्ट इस वाले में है और कुछ पार्ट इसमें है। जो भी आपका ये पीडीएफ वगैरह है उसका कुछ पोर्शन इस वाले में चंक में, कुछ इसमें है, कुछ इसमें है और कुछ इसमें है। ये चंक कुछ नहीं है, ये सिर्फ डेटा है स्ट्रिंग के फॉर्म में, क्योंकि पीडीएफ के अंदर भी आपका डेटा ही तो प्रेजेंट होगा। जो ये पीडीएफ फाइल है आपकी, इसके अंदर डेटा ही तो होगा, लिखा हुआ होगा ना कुछ। हाँ जी, तो उसको मैंने यहाँ पे चंक में ब्रेक कर दिया। तो ये अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैंने इसको चंक में ले लिया, अब मैं क्या कर सकता हूं कि इनको मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं। किस में? वेक्टर में। कि इसका एक वेक्टर, इसको भी वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर रहे हैं? क्या आप सोच पा रहे हैं वेक्टर में क्यों कन्वर्ट कर रहे होंगे? क्या आप सोच पा रहे हैं? और इसका भी वेक्टर, इसका भी वेक्टर, हर किसी का मैंने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। और फिर मैंने लिया अपना एक वेक्टर डेटाबेस। क्या लिया मैंने? एक वेक्टर डेटाबेस लिया। और ये जो वेक्टर्स आपके निकल के आए हैं, इनको मैंने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करा दिया दोस्त। ये जितने भी वेक्टर आपके 1 2 3 4 5 जितने भी आपके इसके हैं, कि इस चंक का भी एक वेक्टर निकलेगा, इस चंक का भी, इसका भी, इसका भी, और इन सब वेक्टर को मैंने कहां स्टोर करा दिया? वेक्टर डेटाबेस के अंदर। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि अब जब फ्यूचर में कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोर्स का रेवेन्यू क्या है, तो मुझे क्या करना होता था? इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो इसके कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड है, उसको मुझे उठाना होता था। हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूं कि भैया कोर्स का रेवेन्यू क्या है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको उसके रेवेन्यू को कन्वर्ट कर सकता हूं। किसमें? वेक्टर के अंदर। वेक्टर क्या है? सिंपल आपका इस टेक्स्ट का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है न्यूमेरिकल? जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे प्लीज प्रीवियस लेक्चर को देख के आ जाएं। 0.1 0.2 डैट 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 डैट, ये इसका सिर्फ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये जो भी आपका स्ट्रिंग लिखा है, सेम मैंने इसका भी कन्वर्ट किया वेक्टर में। हाँ जी, अब मैं क्या कर सकता हूं यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस वेक्टर डेटाबेस के अंदर जो भी इसके सर्च हैं, जो इससे मिलते जुलते हैं, उन सारे वेक्टर्स को बाहर निकाल के ला सकता हूं। ला सकता नहीं ला सकता? तो मैंने कह दिया कि भैया जो इस वेक्टर से मिलते जुलते हैं, किन्हीं भी तीनों को लेके आ जाओ। तो मैंने टॉप 3 सेलेक्ट कर दिए यहां से। अब मेरे पास कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। हो चुका है ना दोस्त? कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। हाँ जी, कि यहां से ये इसके अंदर के 3 वेक्टर को उठा के ले आया जो इससे मिलते जुलते हैं। ये तो करते हैं हम वेक्टर डेटाबेस में कि हम यहाँ पे सिमेंटिक सर्च लगा रहे हैं कि कौन मुझसे मिलता जुलता है। ये तो कर रहा था कि कोर्स का रेवेन्यू की बात कहां पे हो रही है इस पूरे डॉक्यूमेंट में, तो हमने देखा इस वाले चंक में हो रही है। तो हमने क्या करा, इसको हमने छोटे छोटे चंक में तोड़ा, उनको मैंने यहां स्टोर कराया। हाँ जी, अब कोर्स के रेवेन्यू की बात मल्टीपल जगह हो सकती है, तो मैंने टॉप 3 जगह से उसको उठा दिया जो उससे सबसे ज्यादा मिलता जुलता हो। तो उन तीनों को मैंने उठा दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, जो भी मेरे पास यहां पर ये कॉन्टेक्स्ट आया है, जो भी 3 वेक्टर मैंने सेलेक्ट किए हैं, उनके अंदर डेटा प्रेजेंट होगा कि भैया कोर्स रेवेन्यू की बात हो रही है वहां पे। हाँ जी, अब मैं क्या कर सकता हूं कि कोर्स का रेवेन्यू प्लस जो मैं वहां से उठा के लाया हूं, उसको किसको दे सकता हूं? अपने एलएलएम मॉडल को दे सकता हूं। दे सकता नहीं दे सकता कि भैया ये रहा आपका कॉन्टेक्स्ट और ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आप मुझे आंसर बताइए। अब मेरे लिए काम आसान हो गया और इसने मुझे बता दिया कि भैया कोडर आर्मी का जो रेवेन्यू है वो है 1 लाख रुपया मात्र। क्या ये पूरी प्रोसेस क्या आपको समझ आई? यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहला हमारा आएगा यहां पे फेज 1। देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट था, उसको मैंने चंक में तोड़ा। हाँ जी, उस चंक को मैंने किस में कन्वर्ट किया? सबसे पहले हमने उसको चंक में तोड़ा, मतलब छोटे छोटे पार्ट में। फिर उनको हमने किस में कन्वर्ट किया? वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। और जो वेक्टर्स मेरे पास आए उनको मैंने वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दिया। सिंपल। हाँ जी, अब यूजर कोई भी क्वेरी करे मेरे पास, अब यूजर कभी भी फ्यूचर में, मान लो ये मेरा फेज 1 है, ये 2 फेज में होता है, ये हो गया मेरा फेज 1, इसको तो हमें एक ही बार करना होता है। कितनी बार? एक ही बार इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है। ये लीजिए, तो मैंने कर दिया सही। ओके,
तो ये हो गया मेरा फेज 1, जहां पे हम कहते हैं, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग फेज, कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट पड़े हैं उनको किसके अंदर डाल दो, वेक्टर डेटाबेस के अंदर इंडेक्सिंग उनकी कर दो। तो इस फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं इंडेक्सिंग। इसको हमें एक ही बार करना होता है, ये प्रोसेस को एक बार हमने इंडेक्सिंग कर दी। इंडेक्सिंग का करने का मतलब क्या है कि भैया ये डॉक्यूमेंट है, उसको चंक पे तोड़ा, चंक को वेक्टर में तोड़ा, और वेक्टर को कहां स्टोर कर दिया, वेक्टर डेटाबेस के अंदर। और इंडेक्सिंग से क्या होता है कि मेरे पास इतना सारा जो डेटा पड़ा है उसको मैं जल्द से जल्द ढूंढ पाऊं। जो हमने प्रीवियस क्लास में जो लेक्चर देखे थे, HNSW एल्गोरिथम, जिससे हम फटाफट से जो इस वेक्टर से मिलते जुलते डेटा है उनको मैं निकाल सकता हूं। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, इंडेक्सिंग। जैसे आपकी किताब होती है ना, किताब के अंदर बहुत सारा कंटेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके आगे क्या होता है, सबसे पहले एक दो पेज में क्या होता है, हम इंडेक्सिंग कर देते हैं ताकि मैं किसी भी कंटेंट को फटाफट से फाइंड आउट कर पाऊं। मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर लेसन को ढूंढना है कि जहां पे बात हो रही होगी कि एरे क्या होता है, ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में इंडेक्स में देख सकता हूं कि एरे की बात कौन से वाले पेज पे हो रही है, तो डायरेक्ट मैं वहां पे जंप कर सकता हूं। सेम यहां पे इंडेक्सिंग होता है कि आपका डेटा तो स्टोर होता ही है, ये वेक्टर तो स्टोर हो रहे हैं, इनकी मैं इंडेक्सिंग भी कर देता हूं, जो HNSW एल्गोरिथम हमने सीखा था। ओके, अब हम यहां पे आते हैं अपने सेकंड फेज पे, जिसको कहते हैं हम क्वेरी फेज। अब यहां पे क्या करते हैं, हम उसको समझते हैं। यहां पे सबसे पहले कलर सेलेक्ट कर देता हूं, और ये हमारा मेन टास्क है। चलो भाई तू बंद हो जा। सबसे पहले हमारा यहां पे होगा क्लाइंट। कौन होगा, क्लाइंट होगा, जहां से मैं इनपुट लूंगा, जो भी आपकी होम की स्क्रीन है। तो यूजर इस क्लाइंट को इनपुट देगा, जो भी यूजर की क्वेरी है, जो भी यूजर की क्वेरी है। ये तो करता हूं मैं, यूजर की मैंने क्वेरी को लिया, हाँ जी, क्लाइंट मतलब जो आपका कंप्यूटर है जहां से आप इनपुट दे रहे हो। ओके, उसके बाद मेरा काम क्या होता है, इस क्वेरी को मैं पास कर दूंगा, किसको, जो मेरे को इस क्वेरी को वेक्टर में कन्वर्ट करके देगा। किसमें कन्वर्ट करके देगा, इस क्वेरी को मैंने लिया, इसको मैंने पास ऑन किया, ये क्वेरी यहां से आई मेरे पास, इसको मैंने इसको पास ऑन किया, और इस वाले ने क्या करा, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। किसमें, वेक्टर में अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये रहा। अब एक बार जब वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद मैं क्या करता हूं कि मैं जाता हूं और इसको कहां ढूंढो, अब वेक्टर डेटाबेस के अंदर ढूंढो, जो इसके मिलते जुलते हैं, जो भी टॉप 3 जितने भी आपको निकालने डॉक्यूमेंट, वेक्टर डीबी इसके अंदर ढूंढो। तो मैंने वेक्टर डीबी के अंदर ढूंढा, तो वेक्टर डीबी ने मुझे रिप्लाई करके आंसर दे दिया कि वो ये टॉप 3 जो डॉक्यूमेंट है जो आपके वेक्टर से मिलते जुलते हैं। तो ये टॉप 3 डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गए। ओके, हाँ जी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेम, अब हम अगले प्रोसेस पे चल लेंगे कि भैया यहां से मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आ गए। अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि भैया इस डेटा को किसको लाके दे दो, LLM मॉडल को लाके दे दीजिए। ये तो करूंगा, LLM को लाके दे दीजिए। LLM को क्या देना पड़ेगा, ये जो टॉप 3 डेटा आपने निकाल के लाए हैं, और उसके साथ ही यूजर की क्वेरी, कि ये यूजर की क्वेरी है, ये टॉप 3 उसके लिए कॉन्टेक्स्ट है, और ये LLM अब क्या करेगा, आपके लिए आउटपुट जनरेट करके दे देगा। ये रहा आपका फाइनल आउटपुट, ये रहा। और इसी को हम कहते हैं रैग सिस्टम। इसी को हम क्या कहते हैं, रैग सिस्टम, जिसमें आर का मतलब है रिट्रीवल। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करके लाओ। तो रिट्राइवल में क्या कर रहा हूं मैंने ये यूजर से इनपुट लिया, हाँ जी, फिर जो भी इनपुट था उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया। अब वेक्टर से मैंने क्या करा, उसको वेक्टर डीबी में क्या करा, सर्च करा। तो ये वाला जो फेस है वेक्टर डीबी से जो आपने टॉप 3 एलिमेंट आप निकाल के लाए, इसको कहते हैं हम रिट्रीवल फेस। क्या कहते हैं, रिट्रीवल फेस। एक बार आपने ये कर दिया कि टॉप 3 डॉक्यूमेंट आप उठा के लिया है, टॉप 3 वेक्टर जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, आपने उसके बाद क्या किया कि क्वेरी को पकड़ा, हाँ जी, ये टॉप 3 डॉक्यूमेंट एज अ कॉन्टेक्स्ट हो गए, और इसको किसको दे दिया, LLM को दे दिया। तो इसको कहते हैं हम ऑगमेंट, कि आपने क्वेरी को पकड़ा, जो आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो आप यहां से रिट्राइव करके लाए उसको आपने LLM को दे दिया। इसको कहते हैं हम LLM को अंदर ऑगमेंट करना। और लास्ट है जनरेट, कि अब जो LLM के पास ये चीजें आई हैं उसके बेसिस पे आंसर जनरेट करना। ये हो गया आपके पास आउटपुट। तो रिट्रीवल, ऑगमेंट, आपका जनरेशन, ये रहा आपकी इसकी फुल फॉर्म, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। कि पहले जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको रिट्राइव करके लाओ, कहां से लाओ, आपके जो वेक्टर डेटाबेस है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जब आप उनको एक बार उठा के ले आए, उसके साथ क्वेरी को डालो और उसको किसको दे दो, LLM को दे दो। तो उसको कहेंगे हम ऑगमेंट। अब एक बार LLM को मिल गए, अब LLM उससे आंसर जनरेट करेगा, तो उसको हमने कहते हैं जनरेशन फेज। खत्म इतना। तो अगर मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाऊं रैग सिस्टम के बारे में, तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे रैग के बारे में काफी कुछ दे रखा है। तो एक इमेज अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, शायद आपको दिख रही होगी ये, अरे बहुत ऐड चल रहे हैं इसमें तो। ओके, तो यहां पे भी अगर आप देखोगे इस पूरे कोड को, तो यहां पे भी क्या हो रहा है कि भैया प्रॉम्प्ट जो भी आपने है, क्वेरी है, वो आपने अपने कंप्यूटर को दिया, हाँ जी, उस क्वेरी को मैंने पास किया और मैंने क्या करा,
जो आपका ये नॉलेज सोर्स है वहां से उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर किया, जो भी उससे मिलती जुलती हैं, तो वहां से आपके पास जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आ चुकी है। ओके, हाँ जी। उसके बाद आपने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, उसके बाद मैंने क्या करा, जो भी रेलिवेंट डेटा है मेरे पास और जो यूजर की क्वेरी है उसको मैंने किसको दे दिया, एलएलएम को। अब एलएलएम ने लास्ट में मुझे आंसर जनरेट करके दे दिया। तो यही आपका एक पूरा रैग सिस्टम है। ये रिट्रीवल फीस हो गया कि इनपुट से लेके आपके यहां तक, और उसके बाद आपने क्या करा, जो भी आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट थे, जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको आपने किसको दे दिया, एलएलएम को। तो इसको हम करते हैं ऑगमेंट, और उसके बाद एलएलएम आपको आंसर जनरेट करके दे दिया, जो कि आपका फाइनल आंसर होने वाला है। यही है आपका रैग सिस्टम। स्वाद आया, वेक्टर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या समझ आया। वेक्टर डेटाबेस हमें हेल्प करता है वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, जो करंट सवाल यूजर ने पूछा है ना, उसके रिलेटेड जो करंट इंफॉर्मेशन है जो उससे मिलती जुलती है। तो मैंने कहा उससे मिलती जुलती 3 को निकाल दो। आप 5 भी निकाल सकते हैं, आप 10 भी निकाल सकते हैं, आप 15 भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस वहां पे मुझे खेलना है बस। ओके, हाँ। अब ये तो हमें पूरा जो ये सिस्टम है समझ आ चुका है। ओके, हाँ। अब सवाल ये है कि हम वेक्टर डेटाबेस में क्या इस्तेमाल करेंगे। कौन सा वेक्टर डेटाबेस, बहुत सारे आपके पास, मिलवर्स है, पाइनकोन है, क्रोमाडीबी है, बहुत सारे हैं। हम सबसे बढ़िया पाइनकोन का इस्तेमाल करेंगे, इजी टू यूज है। हाँ जी, एपीआई के थ्रू यूज करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पाइनकोन पे आ जाएंगे, pinecone.io, ये रही वेबसाइट का नाम। हाँ जी, आप यहाँ आएंगे, आपका इस तरीके से खुल जाएगा ये। यहां से आप प्लीज इसको डार्क मोड कर देना। हाँ, अब थोड़ा सही दिख रहा है। साइन अप वगैरह कर लेना, मैंने ऑलरेडी लॉग इन करा हुआ है, तो आप साइन अप कर लेना। तो जैसे आप साइन अप वगैरह कर लोगे तो आप सीधा इसी पेज पे आने वाले हो। तो आपको यही पेज यहाँ पे दिखेगा, ये आपका पाइनकोन, जो आपका वेक्टर डेटाबेस की मैं बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, वेक्टर डेटाबेस। हाँ जी, तो वो फंक्शनलिटी मुझे पाइनकोन लाके देगी, मैं इनकी एपीआई से डायरेक्ट इस्तेमाल कर लूंगा, मैं डॉकर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। अब यहां से ये कहता है कि भैया क्रिएट इंडेक्स। सबसे पहले मुझे डेटाबेस के अंदर इंडेक्सेस है, क्रिएट इंडेक्स वाले पे आना है। मैं इंडेक्सिंग क्रिएट कर रहा हूं। ओके, आप इंडेक्स का कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने रोहित नहीं दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, हाँ। यहां पे मैं ये बटन को क्लिक करूंगा कस्टम सेटिंग के अंदर, और यहां पे मैं लिख दूंगा 768 डायमेंशन। ये 768 डायमेंशन क्या बोलना चाह रही है, पहले क्या आपको समझ आया क्या होगा। क्योंकि जो हमारे ये वेक्टर्स हैं, जो हम ये वेक्टर लेके आते हैं दोस्त, हाँ जी, ये जो वेक्टर आपके होते हैं, ये जो आपका वेक्टर बनता है, हाँ जी, इसमें कितने डायमेंशन है, तो मैं 768 डायमेंशन वाला इस्तेमाल करना चाहता हूं। बहुत सारे 1024 डायमेंशन भी है, उससे ऊपर भी है, ठीक है, 4000 तक डायमेंशन होती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया मैं जो इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूं, मैं आपको 768 डायमेंशन वाला ही वेक्टर ला के दूंगा। ओके, हाँ। क्योंकि अभी जो मॉडल हम यूज करेंगे अपने जो वर्ड को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, जो भी हमारी स्ट्रिंग है, जो भी हमारी चंक्स हैं, उनको जब हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 768 डायमेंशन वाले में ही कन्वर्ट करेंगे। ओके, हाँ। आप उससे ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्री एपीआई यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ये सपोर्ट बढ़िया रहता है। ओके, उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूं। ये कह रहा है भैया आपका क्लाउड प्रोवाइडर कौन होगा, आपका डेटा कौन से क्लाउड स्टोरेज में रखा जाएगा। जो पाइनकोन है उसको आप सॉफ्टवेयर समझ लीजिए, ठीक है। और ये एक्चुअल में ये AWS उस डेटा को स्टोर करके रखेगा। AWS क्या है कि इनके सर्वर हैं, यहां पे बहुत ऑप्शन है, गूगल का भी है, अज्योर का भी है, बहुत सारों का है। तो मैं AWS क्या हो गया आपके पास, जो एक्चुअल में उस डेटा को स्टोर करके रखेगा। तो पाइनकोन का काम क्या है, पाइनकोन का काम है उस डेटा को हैंडल करना मेरे बिहाफ में। डेटा स्टोर करेगा कौन, क्लाउड, जो AWS है आपका। अमेजॉन वेब सर्विस आपने सुना होगा, क्लाउड है, कुछ नहीं है, कोई कंप्यूटर है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, बस ये है। तो भैया हम फ्री प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पे कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, ये रीजन वगैरह, हाँ जी। और यहां पे मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट इंडेक्सिंग, यहां पे मैंने इंडेक्सिंग क्रिएट कर दी। ओके, हाँ जी। तो इस तरीके से आपका यहां पे ये कुछ नजर होते हुए आपको दिखेगा, ठीक। इंडेक्सिंग मैंने क्रिएट कर दी। अब अगला, अब हम आते पहले अपने कोड में, हम पहले फेज 1 को तैयार करते हैं। ये फेज 1 है, पहले इसको तैयार करते हैं। वेक्टर डेटाबेस हमने बना लिया है, अभी हम उसके अंदर हमें डेटा भी डालना है, अभी बहुत काम करना है। अब देखो यार, जो हमारा फेज 1 है, पहले हमें इसको तो हमें एक ही बार करना है कि भैया हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, जो भी हमारी कंपनी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, उनको चंक में कन्वर्ट करो, उनको वेक्टर में कन्वर्ट करो, और वेक्टर को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करो। ये तो एक ही बार का काम है। ये काम मुझे बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर कितनी बार भी क्वेरी पूछ सकता है, ये तो वन टाइम काम है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को, ठीक। हाँ जी, तो मैं इस करंट जो हम बनाने वाले हैं, जो हम करंट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक डीएसए की पीडीएफ को ले रहा हूं, क्योंकि मेरे पास, मैं कोडर आर्मी का डॉक्यूमेंट तो आपको दिखा नहीं सकता, अब मेरे पास है भी नहीं अभी फिलहाल। ओके, क्योंकि वो फिर वो पूरा फाइनेंशियल डेटा एक्सपोज हो जाएगा। आप कोई भी उठा सकते हो, कोई भी पीडीएफ उठा सकते हो, आपकी उसकी, ये पूरा आपके ऊपर है। मैंने ऑनलाइन एक डीएसए की पीडीएफ वो करिए डाउनलोड, मैं उसी का इस्तेमाल करने वाला हूं। ओके, हाँ।
तो सबसे पहले काम मेरा क्या होगा इस फेज 1 पे? फेज 1 पे सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं फेज 1 पे, फेज 1 पे सबसे पहला काम ये होगा ना मेरे पास कि मेरे पास एक पीडीएफ है, हाँ जी, उसको पहले लोड करके लेके आओ कोड में, है ना? सबसे पहले ये तो करना पड़ेगा, हाँ जी, कि भैया उसको लेके आओ, लोड करके, लोड करो मेरे प्रोग्राम में, उसको लेके आओ, क्योंकि अभी वो जो पीडीएफ है वो बाहर है, मेरे कोड के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो पहले मुझे उसको अपने कोड के अंदर लाना पड़ेगा। उसके बाद जब वो आ गई, तो उसके बाद जो पीडीएफ आ गई, इस पीडीएफ लाने का मतलब क्या है? ये मान लो जो भी मेरा, मैं यहां पे जो भी मैं कोड लिखूंगा, जैसे मैं डेट है यहां पे, जैसे मैं लिख दूंगा index.js, ओके, तो यहां पे मैं ओपन एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर देता हूं, npm init -y, तो ये हमने इनिशियलाइज वगैरह कर दिया इसको। हाँ, अब देखो यहां पे मेरे पास ऑलरेडी ये पीडीएफ प्रेजेंट थी, इसको मैं कॉपी करके, ठीक है, ये यहीं आ गई, ठीक है। ये जो पीडीएफ है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये शायद अभी खुलेगी नहीं, डीएसए की पीडीएफ, मैं आपको दिखा देता हूं ये पीडीएफ में एक्चुअल में है क्या। ये रही वो पीडीएफ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये रही, ठीक है। ओहो, ये तो बहुत धीरे चल रहा है, ये देख लो आप, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस पीडीएफ के अंदर, और इस पीडीएफ के अंदर 112 पेजेस हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जहां पे लिंक लिस्ट वगैरह की बात हो रही है, बहुत सारे टॉपिक की बात हो रही है। ये रही वो पीडीएफ जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा, किसमें? वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा। देखो इस पीडीएफ के अंदर 112 पेजेस हैं, 112 पेजेस, तो पहले मैं इसकी चंकिंग करूंगा, ओके, हाँ जी। तो अभी ये पीडीएफ तो यहां पे पड़ी है, अभी ये पीडीएफ यहां पे पड़ी है, लेकिन मुझे उसको अपने कोड में लाना है, किसके अंदर? कोड के अंदर लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा? कुछ तो लगाना पड़ेगा कि इस पीडीएफ को मेरे कोड में लोड करो, तो पहला फेस मेरा होगा कि उसको लोड करके लाओ। जब एक बार पीडीएफ आ गई, उसके बाद मैं क्या कहूंगा? स्टेप 2 में, स्टेप 2 में क्या कहूंगा? फेज 2 में, कि भैया इसकी क्या कर दो? चंकिंग कर दो। चंकिंग करना मतलब इसको हम छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, ये पीडीएफ जो है आपकी, इसको छोटे छोटे पार्ट में इसके टुकड़े कर दो। ये जो भी आपकी पीडीएफ आई है, इसको छोटे छोटे पार्ट में इसके टुकड़े कर दो। ये तो करना होगा, हाँ भैया, इसका भी टुकड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे करके चंकिंग कर दी छोटे छोटे पार्ट में। जब एक बार मैंने चंकिंग कर दी, उसके बाद मेरा अगला फेज 3 में क्या होगा? अब आप खुद आंसर दे सकते हैं कि भैया इन चंकिंग को किस में कन्वर्ट करो? वेक्टर में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट ईच चंक इनटू वेक्टर। और ये काम हम कैसे करेंगे दोस्त? ये काम कैसे करेंगे? ये हमारे लिए जो हमारे एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं, ये जो आपके एलएलएम है, यही आपके लिए काम कर देते हैं कि आप इसको कोई भी सेंटेंस लाके दो, ये उसको कन्वर्ट करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर आपको बना के दे देगा। ओके, हाँ जी, फेज 3 में हो गया। अब फेज 4 में क्या होगा? फेज 4 में क्या होगा कि भैया जब मेरे पास ये आ गए कि भैया, अब मैं बोलूंगा भैया इन सबको कहां कर दो? स्टोर देम इनटू वेक्टर डीबी, जो भी आपका पाइनकोन है, ये तो करना होगा। हाँ, ये मेरा फेज 1 का काम है। ओके, हाँ। अब आप यहां पे एक चीज देख रहे होंगे कि मैं पहले मुझे पीडीएफ को लोड करके लाना है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल कमांड दूंगी, हाँ जी। फिर मुझे उनकी चंकिंग करनी है। चंकिंग करने का मतलब उसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करना है। ये काम मैं जावास्क्रिप्ट के फॉर लूप से भी कर सकता हूं। किससे कर सकता हूं? जावास्क्रिप्ट के फॉर लूप से भी मैं ये काम कर सकता हूं। ओके, उसके बाद आपने ये कर दिया, फिर आप कह रहे हैं भैया हर एक जो भी चंक है, मान लो अगर आपके पास 1,00,000 चंक है या फिर 1,000 चंक है, उन सबको वेक्टर में कन्वर्ट करो। हाँ जी, तो भैया इसके लिए फिर से आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा और उस मॉडल को बार बार कॉल करना पड़ेगा। हाँ जी, फिर लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया जो भी डेटा है इसको कहां स्टोर कर दो? वेक्टर डेटाबेस के अंदर कर दो। अब देखो यहां पे ना आपको हर फेज में अलग अलग चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। यहां पे पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ लोडर लाना पड़ेगा, चंकिंग के लिए आपको कोई चंकिंग मॉडल लाना पड़ेगा, इसके लिए आपको कि भैया कन्वर्ट ई चंक इनटू वेक्टर, इसके लिए आपको अलग चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इनको हम इस्तेमाल या इजी बना सकते हैं लैंग चेन के हिसाब से। लैंग चेन कुछ नहीं है, ये आपके लिए यूटिलिटी फंक्शन क्रिएट करती है, यूटिलिटी फंक्शन क्रिएट करती है, जिससे आपका ये सारे काम आसान हो जाते हैं। लैंग चेन के अंदर ऑलरेडी प्री बिल्ट फंक्शन है जो आपके लिए पीडीएफ को लोड करके ले आएंगे। लैंग चेन के अंदर ही प्री बिल्ट फंक्शन है जो आपके लिए ये चंकिंग कर देंगे ऑटोमेटिकली। मुझे फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है कि डेटा को ऐसे टुकड़ों में तोड़ो। सेम यहां पे कि भैया इनको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, लैंग चेन मुझे हेल्प करेगी। जैसे आपके पास C++ में लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे सॉर्ट करने की लाइब्रेरी है, तो मैं उस जो आपके पास लाइब्रेरी होती है STL लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, तो अगर उसको मैं एक बार ले आता हूं तो उससे मैं बहुत सारे काम करा सकता हूं। किसी भी कोड को सॉर्ट कर सकता हूं,
और उससे टॉप एलिमेंट फाइंड कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। जो आपकी लाइब्रेरीज होती है, लाइब्रेरीज क्या करती हैं, हमारे काम को आसान करती हैं। तो सेम लैंगचेन का काम है। लैंगचेन के पास ऑलरेडी बहुत सारी प्री बिल्ड फंक्शन हैं जो मेरे काम को आसान कर देंगी। मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर है? हाँ भैया, पॉइंट क्लियर है। तो भैया एक बार लैंगचेन के बारे में भी देख लेते हैं कि लैंगचेन है क्या। और लैंगचेन हम, ये रहा आपका लैंगचेन। हाँ जी, अब देखो लैंगचेन के साथ ना एक जो दिक्कत ये है, ये जो ऑफिशियली इसको किसके लिए बनाया गया था, इसको ऑफिशियली पाइथन के लिए बनाया गया था। तो लेकिन हम अपने कोड में जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर लें, तो मैं लैंगचेन जीएस करके सर्च करूंगा। हाँ जी, तो अब आपको यहाँ पे जीएस के तो यहाँ पे अब आपको जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट मिलेगा लैंगचेन में। तो यहाँ पे इनके लिए बहुत सारा, ये आपको देख पा रहे हो लैंगचेन कोड कम्युनिटी, ये सब कुछ। ओके हाँ, कोड देख के घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, सब समझा दूंगा कोड। और हाँ, अब आप सोच रहे होंगे भैया जो मेरे पास ये वर्ड है इनको वेक्टर में कन्वर्ट कौन करेगा? अरे कुछ नहीं भाई, सब है हमारे पास। अगर आप गूगल के पास आओगे तो आप, अगर आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैं कैसे इसको कन्वर्ट कर सकता हूं किसी भी वर्ड को वेक्टर में? तो ये रहा उसका एम्बेडिंग मॉडल। तो गूगल जेनाई, ये गूगल जेनाई को लियो। हाँ, एआई डॉट मॉडल एम्बेड कंटेंट मॉडल, मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा। हाँ जी, और ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आपको क्या मिल जाएगा? एम्बेडिंग मिल जाएगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो जो भी इसकी वेक्टर एम्बेडिंग होगी वो आपको मिल जाएगी रिस्पॉन्स में। ओके हाँ, तो ये कोड को आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसको ना इस्तेमाल करते, हम लैंगचेन को करेंगे कि लैंगचेन के अंदर सब कुछ ऑलरेडी बिल्ड इन है। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूं कि लैंगचेन जीएस एम्बेडिंग, सीधा सर्च करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे इसने ओपन एआई का है, एडब्ल्यूएस का, वर्टेक्स एआई, मिस्त्री, अपना का है। हम कौन सा वाला, हम जेनाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये गूगल जनरेटिव एआई, तो इसका सपोर्ट इसने यहाँ पे दे रखा होगा कि गूगल जेनाई का पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने उसके रिलेटेड कोड दे रखा है कि आपको ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, कोर और इस जनरेटिव एआई, और आप इस कोड से उसको इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। ऑलरेडी इसने आपको सब कुछ करके दे रखा है। सेम ये आपको पाइनकोन के साथ भी इंटरेक्ट करा देगा डायरेक्ट। हाँ जी, मैं आपको दिखा देता हूं, लैंगचेन जीएस पाइनकोन, पाइनकोन स्टोर के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करेगा? डायरेक्ट आप इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। लैंगचेन ये आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन करा देगा। आप सीधा पाइनकोन से भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे लैंगचेन बोला मैं सारा सपोर्ट तुम्हें दे रहा हूं, समझ रहे हो? हाँ, वरना अगर आप इससे आओगे पाइन कोड से, तो पाइन कोड में बहुत सारा आपको एक्स्ट्रा कोड दिखेगा। मैं अगर आपको दिखाता हूं गेट स्टार्टेड में आके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पहले इसका एचडीके इंस्टॉल करा, हाँ, एपीआई की, चलो वो तो छोड़ो, ये फिर इंडेक्स कैसे क्रिएट करना है, ये इतना सारा कोड कैसे मैं लिखूंगा, सेमेंटिक सर्च मैं कैसे लगाऊंगा, तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक एक करके। लैंगचेन ये सारा काम आपके लिए आसान कर देगा कम कोड में, कम कोड में। ओके हाँ, तो चलो हम आते हैं सीधा कोड पार्ट में। अब देखो यहाँ पे ना दिक्कत ये है कि जेनेआई हो गया, सॉरी जो गूगल का जेमिनाई है, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लेके आ रहा हूँ, लैंगचेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पाइनकोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन सबको कंबाइन कर रहा हूँ। तो देख रहा हूं मुझे यहाँ पे अलग अलग कितने सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करने पड़ रहे हैं। और दोस्त, जब मैंने ये लेक्चर तैयार किया ना, तुम्हें पता चलेगा कि लोग क्यों ओपन एआई को यूज करते हैं या फिर पाइथन लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे इसको यूज करना बहुत ही आसान काम है। और इसका थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंटेशन है ये थोड़ा सा बेकार तो है। मैं अगर आपको बताऊं, ये इसका डॉक्यूमेंटेशन बेकार तो है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन रीड करने के लिए, समझने के लिए। तो भैया मैंने क्या करा, मैंने खुद से, हाँ, इन सबको कंबाइन करते हुए खुद का ही एक नया डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर दिया आप लोगों के लिए, जो भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसान हो। ओके, वरना अगर आपको कुछ भी ढूंढना है, जैसे मैंने अभी आपको सर्च करके बताया, आपको ऐसे ही यहाँ पे चीजों को करना है। ओके हाँ भैया, अब हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ये रहा जो डॉक्यूमेंटेशन मैं आपके लिए बना के लेके आया हूं। हाँ जी, ये रहा कि हाउ टू सेटअप द प्रोजेक्ट। जो अभी हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसको हम सेटअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सारे कमांड को इंस्टॉल कर लेंगे। ये क्या है अभी सोचने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे मैं समझाता आपको रहूंगा। ओके हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया npm इंस्टॉल, बहुत सारी डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे लिखी है, धीरे धीरे समझाता रहूंगा। तो एक बार आपके पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे, ये थोड़ा टाइम लेंगे, 30-40 सेकंड वेट करना आपको। ओके हाँ, अब हम आते हैं सबसे पहले अपने कोड में। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले काम होगा हमारे पास पीडीएफ को लोड करने का। ये तो है हाँ, कि पीडीएफ को लोड करके लेके आओ। कैसे लोड करूंगा पीडीएफ को,
तो भैया मैंने यहाँ पे कोड आपके लिए लिखा हुआ है कि कैसे आप पीडीएफ को लोड करके ला सकते हो। तो यहाँ पे आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं इस सबको इंस्टॉल कर चुका हूं, ये जो आपके है ना ये इंस्टॉलेशन फेज, ये सारे इंस्टॉल मैं कर चुका हूं, पर इनको इस्तेमाल कैसे करना है अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहां से इसको कॉपी करना है। तो ये है आपके पास पीडीएफ को लोड करने का कि लैंगचेन कम्युनिटी के अंदर डॉक्यूमेंट स्लैश लोडर एफएस पीडीएफ। हाँ जी, यहां से मैं पीडीएफ लोडर को लेके आया जिससे मैं पीडीएफ को लोड कर सकता हूं। तो यहां पे मैं असिंक फंक्शन और इंडेक्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम यहां पे पहले इंडेक्सिंग कर रहे हैं, इसको मैं लिख देता हूं। ओके, तो हम पीडीएफ को पहले लोड करेंगे। पीडीएफ को लोड करने का तरीका क्या है, ये सिंपल सा आपके पास, ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। सब सिंपल सा कि भैया कॉन्स्ट पाथ, सबसे पहले मैं पाथ डिफाइन करूंगा। मेरा पाथ कौन सा है, कहां पे, ये पीडीएफ का नाम क्या है, डीएसए डॉट पीडीएफ। तो डॉट डीएसए डॉट पीडीएफ, इसका नाम थोड़ा सही करना पड़ेगा मुझे, रीनेम करके डी कर देता हूं। चलिए अब सही चलेगा ये, हाँ ठीक है, पाथ दे दिया। हाँ जी, अब मैंने क्या करा, ये जो पीडीएफ लोडर में लेके आया हूं, तो न्यू पीडीएफ लोडर, पीडीएफ का पाथ दे दिया कि भैया यहां से मुझे पीडीएफ को लोड करना है, और फाइनली पीडीएफ लोडर ने उसको लोड करके लिया है। तो अब वो रॉ डॉक्स के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, console.log रॉ डॉक्स के अंदर वो आ चुका होगा लेंथ करके। इस इंडेक्स डॉक्यूमेंट वाले को कॉल करते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं नोड, अच्छा पहले एक चीज और हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो हमारा पैकेज डॉट जेसोन है, यहाँ पे इसको मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। कॉमन जेएस हम फॉलो कर रहे थे, मॉड्यूल। चलिए नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आप देख सकते हो जो ये है इसमें टोटल 112 पेजेस हैं, देख रहे हो, 112 पेज का डॉक्यूमेंट था, तो उस पूरे को मैं लोड करके ला चुका हूं। ओके, हाँ हमारा जो पीडीएफ थी ये डीएसए पीडीएफ, इसके अंदर 112 पेजेस हमें दिख रहे थे ना, हाँ जी, तो उन सबको मैं लोड करके ला चुका हूं, वो रॉ डॉक्स के अंदर आ चुके हैं। अब सेकंड फेज क्या होगा हमारे पास, चंकिंग का। चंकिंग करो इसको, जो भी आपका ये रॉ डॉक है, जो भी आप पीडीएफ लेके आए, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। कैसे करूंगा, आपके पास ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि भैया लैंगचेन ने आपको वो सपोर्ट भी दे रखा है टेक्स्ट स्प्लिटर नाम से, वरना आपको यहां पे फॉर लूप से करना पड़ता मैनुअली। तो मैं यहां से लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर से किसको लेके आऊं, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर को मैं ऑलरेडी क्या कर चुका था, इंस्टॉल कर चुका था। अब इसको कैसे करेंगे, सेम वही कि भैया ये कोड रहा, इससे हम वो काम अचीव कर लेंगे, ये रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है, हाँ जी, उसको मैंने बताया कि भैया मेरा चंक का साइज कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे चंक का साइज देना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरा चंक का साइज 1000 हो और ओवरलैपिंग उसमें 200। ये क्या है भैया, चंक साइज बोले तो मैं इसको कह रहा हूं कि तो एक बार में जब भी तो चंकिंग करेगा, जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट की चंकिंग करेंगे, तो चंकिंग मैं किस बेसिस पे करूंगा, अगर मैं आपको पूछूं, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, ये इतनी बड़ी पीडीएफ है, हाँ जी, तो चंकिंग का मतलब है कि भैया मैं कितने वर्ड को सेलेक्ट करूं एक बार में, कितने वर्ड को एक बार में, कि एक चंक के अंदर उसका साइज कितना होना चाहिए। तो मैंने कह दिया कि ये जो चंक होगा, तो क्या करना, 1000 वर्ड का चंक बनाना, फिर अगले वाले में भी 1000 वर्ड, अगले वाले में भी 1000 वर्ड, अगले वाले में भी 1000 वर्ड। समझ गए, हाँ जी, क्योंकि जब मैं उस पूरी पीडीएफ को तोड़ूंगा तो हर एक चंक के अंदर कितने होने चाहिए, तो मैंने कह दिया कि भैया हर एक के अंदर कितने होने चाहिए, चंक साइज 1000 होना चाहिए। अब ये ओवरलैप का मतलब क्या है, क्या आप समझ सकते हो इसका मतलब, हाँ जी। अब देखो यहां पे क्या होगा, जब मैं चंकिंग कर रहा हूं, मैंने एक चंक बनाया, फिर अगले का भी बनाया, अगले 1000 लिए, ऐसी मैंने 1000 करके मैं बनाता गया, ठीक है। इस पूरी पीडीएफ को मैंने 1000 में स्प्लिट कर दिया। अब ऐसा हो सकता है ना यार, यहाँ पे ओवरलैपिंग मैं क्यों कराना चाहता हूँ, ओवरलैपिंग होने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है किसी एवियल ट्री की, एवियल ट्री की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, और मान लो एवियल ट्री की जो डेफिनेशन लिखी है उसको लिखते लिखते वो इस 1000 में ना आते हुए कुछ पार्ट इस पोर्शन में भी चला गया, कुछ पार्ट इस पोर्शन में भी चला गया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ जी, मैं चाहता था ना कि यार वो दोनों में उसका कॉन्टेक्स्ट बना रहे, या फिर ये जो है मान लो यहाँ पे एवियल ट्री की इंफॉर्मेशन होती कि एवियल ट्री क्या होता है या फिर लिंक लिस्ट क्या होता है, लेकिन लिंक लिस्ट की कुछ पोर्शन यहाँ पे है और कुछ पोर्शन उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करा सकता हूँ, ओवरलैप करवा सकता हूँ। तो मैं ये यहाँ पे कह सकता हूँ कि भैया 200 का ओवरलैप ले लेना, मत 200 का लो ओवरलैप लेने का मतलब ये होगा कि पहले के अंदर 0 से लेके 1000 वर्ड तक होंगे, हाँ जी। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट शुरू होगा ना, वो 1001 से शुरू नहीं होगा, वो कहां से होगा, मैं उसको कहूंगा तू ओवरलैप कर 801 से लेके 1800 तक। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, एक जीरो ना बोलते, एक बोलता हूं, 1 से लेके 1000 तक, ताकि कॉन्टेक्स्ट लूज ना हो।
क्या लूज ना हो, कॉन्टेक्स्ट लूज नहीं होना चाहिए। जब भी आप चंकिंग कर रहे हो, इसको बांट रहे हो, ऐसा ना हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहां चल गई, कुछ यहां चल गई, तो मैं यहां पे ओवरलैप करा देता हूं। ऐसा हो सकता है कि लिंक लिस्ट कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहां पे रह गई हो और कुछ यहां रह गई हो। हाँ जी, तो जब मैंने ओवरलैप करा दिया तो भैया मैंने बोल दिया कि भैया इसके कुछ पोर्शन को मेरे अंदर इंक्लूड कर देना। फिर जब मैं इसको बना रहा था तो मैंने कहा कि इस पहले वाले के भी कुछ पोर्शन को मेरे अंदर इंक्लूड कर देना। जब मैं इसको बना रहा था ये कह रहा था कि इसके पहले के 200 वर्ड को मेरे अंदर इंक्लूड कर देना। इसको कहते हैं हम चंकिंग। इसीलिए हम यहाँ पे ओवरलैप कराते हैं ताकि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो इंफॉर्मेशन है वो बनी रहे। अब ये नहीं कि आप चंक ओवरलैप को बहुत बड़ा कर दें, फिर तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो एक बढ़िया तरीके से 200 300 इतना। ओके हाँ, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि टेक्स्ट स्प्लिटर, इसने एक रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का इस्तेमाल किया। हाँ जी, जहां पे मेरा चंक का साइज 1000 होगा और चंक ओवरलैप ये होगा। ओके हाँ जी, अब मैं फाइनली अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको स्प्लिट करना स्टार्ट करूंगा। तो टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, हाँ जी, और मैंने कौन सा था ये रॉ डॉक्स को स्प्लिट करना स्टार्ट कर दिया 1000 के साइज में, जहां पे 200 क्या होगा, ओवरलैप आपका होगा। तो चंक डॉक्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन आ गई होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूं, console log डॉट चंक डॉक्स डॉट लेंथ। ये देखो, अब ये जो लेंथ आई है ये इसकी आ गई है 227। कितनी आ गई है, 227 इसकी लेंथ आ गई है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हो कि भैया इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि मैंने इसकी चंकिंग कर दी है। ये देख लो, चंकिंग, सर्चिंग इन अ हीप इज अ मेयरली अ मैटर ऑफ ट्रैवर्सिंग, मतलब सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गई, पेज कंटेंट वगैरह, ये पूरा इसकी मैंने चंकिंग जो करी है। ये जो डॉक्यूमेंट आपको मैंने दिखाया था, ये देखो कितने सारे हैं इसकी चंकिंग हो के, ये देखो बहुत बड़ा है ये, इसको आप देख सकते हो। और इसकी लेंथ 227 थी। ओके हाँ, तो उसको मैं क्लियर करा देता हूं। आपने देख लिया होगा कि इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रखी गई है। ओके, अब उसके बाद इसको मुझे प्रिंट तो कराना नहीं। हाँ, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे पहले इसको वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी आपके पास ये चंक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वेक्टर के लिए मेरे पास कोई वेक्टर एम्बेडिंग मॉडल होना चाहिए, है ना, जो इसको कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा कन्वर्ट, मेरे पास है। क्या कर सकता हूं, ये रहा आपके पास कि भैया मैं लैंगचेन से गूगल जेनआई से किसको उठा के लाऊं, गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग्स, अभी हमने देखा था। आप यहां पे सर्च कर सकते हैं और आपको ये सारे मिल जाएंगे। मैं आपके लिए ये सब कुछ वन प्लेस पे लेके आ गए। तो पहले मुझे इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। हाँ जी, और ये मॉडल मेरे लिए वो एम्बेडिंग क्रिएट करके ले आएगा। ओके, तो मैं इसको यहां पे मैंने लिख दिया कि भैया हम इस मॉडल का इस्तेमाल करेंगे कि एम्बेडिंग न्यू गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग्स। हाँ जी, और यहाँ पे हमारे पास एपीआई की, अभी हमने देखो एक हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डॉट एनवी फाइल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हमारे पास सारी हमारी एपीआई वहां पे प्रेजेंट रहेगी। डॉट एनवी फाइल के अंदर एनवायरमेंट फाइल, जो भी आपके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है ना, उसको मैं इसके अंदर स्टोर करता हूं। तो भैया इस सबको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी एपीआई की हम लेके आएंगे, इसको भी लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इसको मैं हटा देता हूं। मतलब जो भी हमारे पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है उसको हम डॉट एनवी फाइल के अंदर रखते हैं, हम उसको पब्लिकली एक्सपोज नहीं करते। अब अगर उसको मुझे अपने कोड में इंक्लूड कराना है तो भैया ये इसको सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि इंपोर्ट *s.env फ्रॉम .env.env.config। ओके हाँ जी, ताकि मैं इसको उठा के ला पाऊं। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, मैंने इसको बताया भैया एपीआई की आप कौन सी इस्तेमाल करोगे, तो process.env जेमिनी की एपीआई की, जेमिनी की एपीआई की तो अभी मैं लेके ही नहीं आया, तो हम ला भी सकते हैं। मैं यहां से कर सकता हूं गेट एपीआई की, यहां से आप एपीआई की को जनरेट कर सकते हो कि क्रिएट एपीआई की, तो मैं यहीं से इसी वाली को उठा देता हूं, मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट थी, आप उसको लेके भी आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट करा दिया जेमिनी एपीआई की। अब इसको मुझे यहाँ पे लोड कराना है तो मुझे लिखना पड़ता है process.env। हाँ जी, और जो आपके नाम होता है जेमिनी एपीआई की, उसको मैं उठा के लिया है। और कौन से मॉडल को आप इस्तेमाल कर रहे हो जो आपके लिए काम करेगा, जो आपके इन वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, तो वो है मेरा टेक्स्ट एम्बेडिंग 004। ये वाला मॉडल मुझे इस्तेमाल करना है जो कि मेरे किसको, वर्ड को किस में कन्वर्ट करेगा, वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो मैं इस एम्बेडिंग मॉडल को फॉलो करने वाला हूं। अभी यहां पे कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये मैं बता रहा हूं कि भैया मैं इस एम्बेडिंग मॉडल को फॉलो करूंगा। ओके हाँ, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भैया डेटाबेस को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे हम, तो हम यहां पर आ सकते हैं, ये हमारा पाइनकोन पाइन स्टोर, अच्छा ये यहां पे इसका काम नहीं है, गलत जगह आ गया। ओके, तो इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सबसे पहले जो आपने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया ये, इसको कहते हैं इंडेक्स नेम। इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स नेम। तो इसको हमें इनवी फाइल के अंदर रखना है। जो भी आपका पाइनकोन का इंडेक्स नेम है तो वो है मेरा रोहित नेगी, जिससे मैंने क्रिएट करा था। ओके,
जो आपका ये रीजन वाला है, जो आपका रीजन है, यही आपका पाइनकोन का एनवायरमेंट वेरिएबल है, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। और एपीआई की कहां से मिलेगी? इसको मैं जनरेट कर सकता हूं भाई, कि क्रिएट एपीआई की, रोहित जी, तो यहां से आप क्रिएट कर सकते हो एपीआई की को। तो आपको मैं दिखा भी देता हूं, ये एपीआई की रही, इसको क्लोज कर देते हैं। तो एपीआई की भी मैंने जनरेट आपके लिए कर दी। तीनों चीजें मेरे पास आ गई। जो भी आपके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है उनको .env फाइल के अंदर रखो, ओके। उनको मैं लोड करके ला सकता हूं। लोड करने के लिए मुझे बस इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ओके। हाँ जी, चलो भाई, ये भी हमने कर लिया। अब डेटाबेस को पर कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको कॉन्फ़िगर करने की बात करूं, हम यहां तक आ चुके थे, इनिशियलाइज पाइनकोन क्लाइंट। यहां पे मैं लिख देता हूं कि पाइनकोन को मैं यहां पे लेके कैसे आऊंगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम इस कमांड को लिखेंगे, इंपोर्ट पाइनकोन, क्योंकि पाइनकोन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मैंने इंपोर्ट करा दिया, इंपोर्ट पाइनकोन फ्रॉम पाइनकोन डेटाबेस स्लैश पाइनकोन। और उसके बाद मैंने अगले स्टेप पे क्या कर दिया, उसके कोड को इस्तेमाल कर लिया कि हमने उसका एक वेरिएबल बना दिया, सॉरी उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। हाँ जी, ये आपने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, न्यू पाइनकोन। हाँ जी, और उसके बाद आपने उसकी इंडेक्सिंग कर दी कि पाइनकोन डॉट इंडेक्स, आपने उसके इंडेक्स का नाम दे दिया। अब मैं अगर आपको बोलूं ना, ये जो स्टेप है ना, ये वाला, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है दोस्त। ये ऑटोमेटिकली, ये इतना स्मार्ट है ना ये पाइनकोन। आप क्या बोल रहे हो कि मुझे पाइनकोन डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। आप यहां पे प्रेजेंट हो, आप यहां पे प्रेजेंट हो, आपका पाइनकोन का डेटाबेस यूएस के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे कहां प्रेजेंट हो, यूएस के अंदर प्रेजेंट है आपका ये। अगर आप देखोगे आपका ये कहां प्रेजेंट है, यूएस के अंदर प्रेजेंट है, ये देखो रीजन। तो आप अपने सिस्टम से वहां यूएस में कैसे कनेक्शन बना पाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये वो कोड है कि न्यू पाइनकोन। अब ये ऑटोमेटिकली आपकी एपीआई की को यहां से उठा लेता है। कहां से? .env से। मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस इसको मुझे लिखना पड़ेगा, पाइनकोन स्लैश एपीआई स्लैश की। हाँ जी, ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट को भी उठा देगा। जैसे आप ये लाइन लिखते हो, ऑटोमेटिकली आपको मेंशन करने की भी जरूरत है कि प्रोसेस डॉट env डॉट जो पाइनकोन का आपका एपीआई की है, ये भी मेंशन करने की जरूरत, ये कमांड ऑटोमेटिकली वो काम कर देगी। हाँ, उसके बाद आपने पाइनकोन को इंडेक्सिंग आपने वहां पे कर दी कि भैया मैं ये इस वाले इंडेक्स नेम में हमें उसको रखना है, इस वाले इंडेक्स नेम में, ओके। हाँ, अब अगला, अब यहां पे अब आता हमारे यहाँ पे लैंगचिन का काम। लैंगचिन ने अभी हमारे पास बहुत सारी हेल्प करी, पीडीएफ को लोड करने में हेल्प करी, हमारे इसको टेक्स्ट को स्प्लिट करने में हेल्प करी। हाँ जी, जो हमारा ये एआई जनरेटिव एआई एम्बेडिंग है यहाँ पे हेल्प करी। हाँ जी, अब लास्ट स्टेप ये है लैंगचिन का। अब लैंगचिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा टास्क करने वाला है। क्या करने वाला है कि तुम मुझे अपने डॉक्स दो, जो भी तुम्हारे चंक, जो भी आपने चंकिंग करी है, हाँ जी, वो मुझे लाके दो। कौन सा एम्बेडिंग मॉडल तुम यूज कर रहे हो वो मुझे बता दो। हाँ जी, और किस डेटाबेस के अंदर मुझे उसको स्टोर कराना है, ये तीन इंफॉर्मेशन मुझे लाके दे दो। इन तीनों को मैं एक स्टेप में कंप्लीट कर दूंगा। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपके पास जो चंकिंग आपने करी थी, ये चंकिंग मैंने करी थी ना, ये चंक डॉक्स, हाँ जी, इस डॉक्यूमेंट को मुझे बता दो। हाँ जी, इस डॉक्यूमेंट का जो मुझे एम्बेडिंग करनी है, आप कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो वो मुझे बता दो। और उसके बाद उस डेटा को, वो जो वेक्टर आपने जनरेट किए हैं, उसको मुझे कैसे डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है वो मुझे लाके दे दो। ये कह रहा है ये तीनों मैं एक ही स्टेप में कंप्लीट कर दूंगा, एक ही स्टेप में, कि भैया मुझे चंक्ड डॉक्यूमेंट्स दे दो। हाँ जी, जो आपने वो चंकिंग करी है तो उनको मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो उसके लिए आप कौन सा एम्बेडिंग मॉडल है वो मुझे बता दो। हाँ, और उसके बाद जब मैंने वेक्टर जनरेट कर दिए, उसको मैं ऑटोमेटिकली किस डेटाबेस में स्टोर करना है वो मुझे बता दो। इन तीनों को मैं सिंगल स्टेप में कंप्लीट कर दूंगा। लैंगचिन कह रहा है सिंगल स्टेप में। तो ऑलरेडी हमने एम्बेडिंग मॉडल के बारे में बता दिया कि हम ये वाला एम्बेडिंग मॉडल यूज करेंगे। हाँ जी, हम ये वाला वेक्टर डेटाबेस यूज करेंगे। ओके, हाँ जी, बस अब मुझे ये बात लैंगचिन को बतानी है। लैंगचिन ये काम एक ही इसमें स्टेप में कर देगा। तो भैया यहां पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट पाइनकोन स्टोर, इस्तेमाल करूंगा यहां पे। हाँ जी, अब देखो लैंगचिन पाइनकोन से मैं उसको लेके आया हूं। हाँ जी, ये अब पूरा एक ही स्टेप में पूरा काम हो जाएगा आपका, एक ही स्टेप में पूरा काम आपका खल्लास। कि पाइनकोन स्टोर डॉट पाइनकोन स्टोर जो आप उठा के ले आए हो फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ये वाला एम्बेडिंग मॉडल इस्तेमाल करूंगा। हाँ जी, और ये वो आपका डेटाबेस रहा कि पाइनकोन इंडेक्स। हाँ जी, जो आपने अपने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करा था, वेक्टर डेटाबेस को। अब मैक्सिमम कॉन्करेंसी 5। मैक्सिमम कॉन्करेंसी का मतलब क्या है अभी कुछ देर में एक्सप्लेन करूंगा। ये पूरा एक ही स्टेप पे काम हो जाएगा दोस्त आपका, ये पूरा एक ही स्टेप में काम हो गया। अब ये मत सोचना भैया यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने सिर्फ बताया कि मैं ये वाला एम्बेडिंग मॉडल को इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ उसको कॉन्फ़िगर किया है
कि मैं गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग मेथड में ये मेरी एपीआई की रही, ये मेरा टेक्स्ट एम्बेडिंग रहा। यहाँ पे एक्चुअल कुछ भी कन्वर्जन नहीं हुआ है, क्योंकि इसको मैंने इस एम्बेडिंग मॉडल को अभी वो थोड़ी दिया है कि भैया ये वाला चंक डॉक्स हो तुम्हें कन्वर्ट करना है, तभी तो कन्वर्ट करेगा। हाँ जी, अभी वो कुछ नहीं किया है। अभी यहाँ पे मैंने अपने इस क्लाइंट को सिर्फ कॉन्फ़िगर किया है कि भैया ये मेरा वेक्टर डेटाबेस रहा जहां पे मुझे अपने डेटा को रोहित नेगी 9 वाले इंडेक्स नेम पे डालना है सिर्फ। हाँ जी, लेकिन ये वाला स्टेप आपके सारा काम एक ही बार में कर देगा कि भैया जो आपके चंक है वो मुझे दो, उनको मैं कैसे वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा वो एम्बेडिंग मॉडल मुझे बता दो, और उसको मुझे कहां स्टोर करना है वो उसको मुझे इस वाले डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। ये पाइनकोड इंडेक्स, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, एपीआई की भी है, कौन सा इंडेक्स नेम है, कौन सा डिजाइन, सब कुछ। अब ये मैक्सिमम कॉन्करेंसी 5 का मतलब क्या है, क्या आप गैस कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो मेरा चंक डॉक्स हो रहे थे इसके अंदर टोटल कितने बन रहे थे, 227 बन रहे थे, 227 टुकड़े मैंने इसके करे थे, है ना। हाँ जी, तो वो कह रहा है कि भैया 5-5 करके 5-5 करके आप इसको क्या करें, वेक्टर में भी कन्वर्ट कर दे और उनको कहां स्टोर कर दे, 5-5 करके वेक्टर डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कर दें। ऐसे नहीं कि एक एक करके कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मुझे क्या पता है कि मेरा जो वेक्टर डेटाबेस है, जो मेरा चंक डॉक्यूमेंट है, मान लो ये है मेरे पास, मैंने चंकिंग करी इस पीडीएफ फाइल की, ये एक चंकिंग हो गई, ये एक चंकिंग हो गई, ये एक चंकिंग हो गई। तो यहां पे मैं ये नहीं चाहता कि पहले इस वाले चंक को पकड़ा, इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर ये वेक्टर में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद मैंने बोला इस वेक्टर को उठा के वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दो, फिर अगले को पकड़ा, फिर उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया अगले चंक को, फिर उसको वेक्टर, एक एक करके नहीं, मैं कह रहा एक बार में 5-5 करके करूं, 5-5 करके करूं, 5-5 करके। अब तुम बोलोगे भैया इससे बढ़िया तो मैं 50-50 करके कर लेता हूं, मैक्सिमम ना, मैक्सिमम तो 5, 2-3 भी कर सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम 5। अगर आप 50 लिख दे दो, हाँ भैया उसमें तो फायदा होगा, देखो अगर आप 5-5 करके करोगे तो काम जल्दी होगा। अब आप बोलोगे भैया एक साथ 50 कर लेते हैं, भैया आपका ये जो आप फ्री टियर इस्तेमाल कर रहे हो ना, हाँ जी, इसमें आपकी लिमिट हिट हो जाएगी सीधा एकदम से। हाँ जी, क्योंकि रेट लिमिटिंग वहां पे लगी रहती है कि भैया मैं आराम आराम से करूंगा। हाँ, अगर आपके पास पेड वाला है तो वहां पे आप बड़े बड़े चंक करके एक साथ कर सकते हो, ओके, एक साथ आप 50 भी ले सकते हो। लेकिन अभी हम फ्री वाला मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं मैक्सिमम करेंसी 5 ही दूंगा, ओके, क्योंकि फ्री में इतना ही मिलता है भाई। ओके, तो अब हम यहां पे देख लेते हैं कि क्या हमारे यहां पे कुछ काम हुआ है। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं console.log पीडीएफ लोडेड, मैं यहां पे मार्क करता जाता हूं ना। हाँ जी, यहां पे हम क्या करेंगे, चंकिंग कंप्लीटेड, चंक मैंने बना दिए। उसके बाद ये जो console log वेक्टर एम्बेडिंग इंडिसेट एम्बेडिंग मॉडल, क्या बोल दूंगा इसे, कॉन्फ़िगर्ड, और लास्ट में अगले वाले में कि कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी है कि एम्बेडिंग मॉडल में कौन सा एम्बेडिंग मॉडल यूज करूंगा, कौन सी उसकी एपीआई की वगैरह होंगी। और यहां पे जो आपका पाइनकोन, जो आपका वेक्टर डीबी है, कॉन्फ़िगर्ड, और लास्ट में क्या होगा, console log डेटा स्टोर सक्सेसफुली, डेटा स्टोर्ड सक्सेसफुली, ये मैंने लिख दिया। ओके, तो इसको कोड को रन करते हैं। पीडीएफ लोडेड, चंकिंग कंप्लीटेड, पाइनकोन कॉन्फ़िगर्ड, अब यहां पे थोड़ा टाइम लगेगा, और डेटा स्टोर्ड सक्सेसफुली, डेटा स्टोर हो चुका है। देख लेते भाई हुआ भी या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे पाइनकोन स्टोर पे जाऊंगा, हाँ जी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब आप देखोगे आपका डेटा आ चुका है, देख लो आपके सारे वेक्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं, सारे वेक्टर्स, ये देख लो, दिख रहे हैं आपको, हाँ भैया दिख तो रहे हैं। हाँ जी, तो ये आपको 10-10 करके दिखा रहा है, आप इसको 20-20 करके भी दिखा सकते हैं। ये देखो 10, फिर अगले 20, इस तरीके से आपके इसके अंदर जाना है तो आप यहाँ पे फैच कमांड का इस्तेमाल करके इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को भी ला सकते हो कि भैया ये रहा, ये उसके वेक्टर, ये देखो मैंने कहा था ना जब आप स्टोर कराते हो भैया उसके अंदर एक आईडी होती है, तो ये इस वेक्टर डेटाबेस की आईडी, उसकी वैल्यू, हाँ जी वैल्यू क्या, जो आपके एक्चुअल वेक्टर्स हैं, ये रहा, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेटा डेटा। तो मेटा डेटा के अंदर इतनी सारी लाइन प्रेजेंट है और आपका एक्चुअल डेटा भी वहां पे प्रेजेंट है। ये देखो द नोट टू स्टार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग, ये सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये भी दिखाता कि भैया जो पीडीएफ आपने इस्तेमाल करी थी उसके अंदर टोटल पेजेस कितने थे, कितने वर्जन थे, हाँ जी, और ये जो करंट, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके किस पेज नंबर पे प्रेजेंट हो सकती है वो भी मेटा डेटा के अंदर रख देता है। कि पीडीएफ में अगर मुझे फ्यूचर में ये रेफर कराना हो कि ये जो टेक्स्ट है ये कौन से पीडीएफ वाले पेज नंबर पे थे, तो वो भी मैंने स्टोर करा रखे, सब कुछ यहाँ पे स्टोर होकर आ रखा है। ठीक है, तो एक आईडी, वैल्यू और मेटा डेटा, ये 3 चीजें होती हैं। ओके, हाँ जी, तो हमारे पास
ये पहला फेज तो कंप्लीट हो गया दोस्त, पहला फेज क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ये वाला। क्या हमने क्या करा है कि हमारे डॉक्यूमेंट को हमने चंक, वेक्टर और वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दिया। अब हम सेकंड फेज में आते हैं। ये हमारा सेकंड फेज है, ये हमारे लिए अब करना आसान है, जिसको हम कहेंगे क्वेरी फेज। ओके, हाँ जी। तो हम यहाँ पे नई फाइल बनाएंगे query.js। तो हमारे पास ये फाइल बन गई। सेम काम मुझे यहां पे भी करना पड़ेगा, .env वेरिएबल को मुझे यहां पे भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, अब मुझे इस index.js को अब दोबारा रन कराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके इंडेक्स क्रिएट हो चुके हैं। और हाँ, ये जो फ्री वर्जन है, यहां पे आप शायद एक ही इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। हाँ, अब आपको इस फाइल को रन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम query.js, क्वेरी मतलब अब मैं यूजर से क्या पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, तो यूजर से कैसे सवाल पूछेंगे, तो सबसे पहला फेज हमारा क्या होगा, पहले यूजर का इनपुट मुझे उठाना पड़ेगा। तो यूजर का इनपुट हम कैसे उठा सकते हैं, रीड लाइन सिंक के बारे में सबने पढ़ ही रखा है। हाँ जी, मैं ये कमांड इस्तेमाल करूंगा। ये तो मैं प्रीवियस वाले कोड का ही इस्तेमाल कर रहा हूं, ये हम पहले भी कर चुके हैं यार वाला काम। ये रहा कि असिंग फंक्शन मेन, हाँ जी, यूजर प्रॉब्लम, मैंने क्वेश्चन को उठा लिया यूजर का, जो भी मैं आपसे कमांड लाइन से दूंगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं भाई, नोड query.js। हाँ, हेलो, तो मैंने क्वेश्चन उठा लिया। ओके, हाँ, तो यहां पे अभी कुछ है नहीं, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से मैंने क्वेश्चन को, यूजर को उठा लिया है। अभी ये क्या है, अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, लिख ही देता हूं अभी क्या है। ठीक है, तो यहां यूजर प्रॉब्लम में वो क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद एक बार जब मैंने यूजर का क्वेश्चन उठा लिया, ये जो भी यूजर का क्वेश्चन है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं असिंग फंक्शन चैटिंग। चैटी तो करना है मुझे, हाँ जी। तो जो भी मैंने यूजर का क्वेश्चन उठाया, हाँ जी, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू किस में, वेक्टर। ये तो करना पड़ेगा। हाँ, इस क्वेश्चन को वेक्टर में कन्वर्ट करो। हाँ जी, ताकि मैं क्या कर पाऊं, जो भी क्वेश्चन यूजर ने पूछा है, मैं डायरेक्ट एलएलएम को थोड़ी दे दूंगा, मैं किसको करूंगा, पहले उसको वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा, फिर वेक्टर डेटाबेस में उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फैच करूंगा। हाँ जी, तो पहले इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट द यूजर क्वेरी इनटू वेक्टर एम्बेडिंग, तो भैया आप इससे कर सकते हो काम। तो भैया वही जो अभी हमने प्रीवियस स्टेप पे भी करा था, इंपोर्ट लैंगचेन गूगल जेनाई से हमने ये वाला मॉडल उठा लिया। हाँ जी, सेम काम यहाँ पे भी करना ही है यार। ये लो, कोड देख के घबराना नहीं है कि कॉन्स्ट एम्बेडिंग, हम कौन सा एम्बेडिंग मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, वही जो हमने प्रीवियस वाले में करा था कि न्यू गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग। एपीआई की हमारे पास ये रही, और ये हमारा मॉडल एम्बेडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एम्बेडिंग से मैं डायरेक्ट मैंने क्वेरी मार दी, एम्बेडिंग्स डॉट एम्बेड क्वेरी, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो सीधा मेरे पास वो क्वेरी वेक्टर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक ही था ना मेरे पास, इसी क्वेश्चन के मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना था, तो सीधा मैंने यहीं से वो कर लिया कि एम्बेडिंग्स डॉट एम्बेड क्वेरी, इसका मुझे क्या कर दो, वेक्टर में इसको कन्वर्ट करके दे दो, जो भी ये सेंटेंस है इसको वेक्टर में कन्वर्ट करके दे दो। तो अब मेरे पास वेक्टर में कन्वर्ट होके आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो वेक्टर में कन्वर्ट होके आया, इसको कहां सर्च करना है, मुझे पाइनकोन के अंदर सर्च करना है। अब ये क्वेरी डॉट जीएस से पहले मुझे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कहां कनेक्शन बनाना पड़ेगा, पाइनकोन के साथ। सेम वही स्टेप, फिर से पहले पाइनकोन स्टोर के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ये पाइनकोन के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, ये वही जो हमने प्रीवियस इसमें करे थे। ये आपने उसके साथ कनेक्शन बनाया, हाँ जी, कनेक्शन बन चुका है। अब मैं उसके अंदर उस आइटम को सर्च कर सकता हूं। ये रहा। अब यहां पे मैंने क्या किया, ये तो हो गया मेरा क्या, यहां पे मेरा आ चुका है क्वेरी वेक्टर। ये हो गया मेरे पास मेक कनेक्शन विद पाइनकोन, है ना। हाँ जी, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब यहां पे मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि भैया वहां जाके इस क्वेश्चन, इस ये जो वेक्टर है उसको सर्च करना है। तो भैया पाइनकोन इंडेक्स डॉट क्वेरी, हाँ जी, डॉट क्वेरी लिख के आपने बोल दिया कि टॉप 10 जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होंगे उसको फैच करके लाना। आप कुछ भी लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, 10 तक ही लिखना बहुत है। हाँ, 5 भी लिखोगे तब भी बहुत है। ओके, मेरे पास कौन से वेक्टर के मिलते जुलते लाने, ये जो क्वेरी वेक्टर है इसके मिलते जुलते, और इंक्लूडिंग मेटाडेटा, मेटाडेटा को आप इंक्लूड करके लाना पूरा। हाँ, तो ये मैंने कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो कौन डॉट लॉग कराऊंगा अगर मैं, तो सर्च रिजल्ट से आपको दिख जाएगा आंसर कि क्या ये उठा के लेके आया डेटा। तो एक बार इसको रन करते हैं छोटा सा। व्हाट इज एवीएल 3,
तो आप देखोगे सर्च रिजल्ट वाला कुछ डेटा उठा के लेके आएगा। ये देखो डेटा उठा के लेके आया, मेटा डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ये देखो टॉप 10 रिजल्ट उठा के ले आया वो। ये देखो आप इसका सिंटैक्स भी देख लो कि भैया ये रहा सर्च रिजल्ट, इनको उठा के लाया, मैचेस हाँ की, उसकी आईडी ये रही, स्कोर ये रहा, वैल्यूज ये रही, अभी आपको दिख नहीं रहा है ये। और मेटा डेटा के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट फाइल पड़ा हुआ है, जो पूरा डेटा आपके पास प्रेजेंट है। ये सारा वो आपके टॉप 10 डॉक्यूमेंट आपके लिए उठा के लेके आया। ओके, क्या उठा के लाया? ये जो टॉप 10 डॉक्यूमेंट है उनको आपके लिए उठा के ले गया। मेटा डेटा के अंदर हमें पता है कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखी है। ओके हाँ जी, तो यहां पे हमने क्या करा कि सर्च रिजल्ट जो हमारे पास पाइनकोन था, मैंने कहा कि पाइनकोन इंडेक्स जो आपके पास डेटाबेस है उसके अंदर क्वेरी करो कि भैया वहां से मुझे 10 टोटल डॉक्यूमेंट को उठा के लेके आना है जो उसके मिलते जुलते हो। हाँ जी, आप किसके मिलते जुलते उस वेक्टर को मैंने भेज दिया, ये वो वेक्टर रहा। हाँ जी, अब मेटा डेटा का इंक्लूड करना, ये जो मेटा डेटा है इसको लेके आना। ये अभी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, यही है जो मैं अभी मैंने आपको दिखाया था। ये जब मैं आपको ये खोल के दिखा रहा था ना, ये पैच करके, ये मेटा डेटा के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर रखी गई है। वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, वो बस आपको वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि वहां पे साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या चाहूंगा, अब आप खुद सोचो, अब मुझे क्या करना है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है सर्च रिजल्ट के अंदर, इसके अंदर टॉप 10 डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, टॉप 10 डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। मुझे इससे क्या उठाना है, इसके 10 के मेटा डेटा को उठाना है। मेटा डेटा से भी क्या उठाना है, उसके टेक्स्ट पार्ट को उठाना है, उसके टेक्स्ट पार्ट को उठाना है। तो जितने में आपके 10 डॉक्यूमेंट है ये तो करना है मुझे। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, ये पूरा आपके पास आया मैचेस के अंदर, मैचेस एक एरे है, एरे के अंदर टोटल 10 डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। ये देखो टोटल 10, हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर मेटा डेटा है। मेटा डेटा के अंदर एक है टेक्स्ट, उन सबके टेक्स्ट को मुझे उठाना है क्योंकि वही मेरे लिए मतलब का चीज है, बाकी कुछ थोड़ी है। हाँ जी, जो टेक्स्ट है वही तो मेरे लिए मतलब की चीज है। हाँ जी, कि वहां पे इविल ट्री के मिलते जुलते चीजें होंगी उस टेक्स्ट के अंदर। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, इन्हीं के अंदर तो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल जो मुझे चाहिए। ये देखो इविल ट्री एल्गोरिथम, ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा, अपडेटेड वाइल बैलेंसिंग इफ, ये सब कुछ। हाँ जी, यही तो चाहिए। इनका क्या करूंगा मैं, इनका क्या करूंगा, हाँ इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो, इनका मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस टेक्स्ट से मतलब है। ये टेक्स्ट से मतलब है जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया। ओके हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा, इससे भी टेक्स्ट उठाऊंगा, इससे भी उठाऊंगा, 10 के 10 डॉक्यूमेंट से वो टेक्स्ट को फैच करूंगा, उनको कंबाइन कर दूंगा ताकि मैं अपना एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर पाऊं। क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट फॉर द एलएलएम। एलएलएम को मैं डायरेक्ट ये सर्च रिजल्ट थोड़ी दे दूंगा, सर्च रिजल्ट ये पूरा थोड़ी दे दूंगा, सिर्फ टेक्स्ट वाला पार्ट दूंगा। तो कैसे दूंगा, ऑलरेडी मैंने उसको फैच हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये रहा सर्च रिजल्ट जो आपके आए हैं उसके अंदर आपको मैचेस के अंदर जाना है, डॉट मैचेस। हाँ जी, उसके ऊपर आपने मैप किया, इटरेट किया, तो वहां से पहला आपका ये निकलेगा, ये निकलेगा। तो वहां से आपका वो निकला, तो मैच डॉट मेटा डेटा डॉट टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट पार्ट को उठाओ, सिर्फ टेक्स्ट पार्ट को। तो मेटा डेटा के अंदर जो आपका टेक्स्ट पार्ट है वो उठा दिया और उनको ज्वाइन करो इससे लाइन बाय लाइन। ये पहले पहले का टेक्स्ट आया, हाँ जी, फिर मैंने स्लैश एन करा, फिर अगले को ज्वाइन किया, मतलब ये ऐसा करके कुछ हो रहा होगा, मान लो पहले के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट है ये, फिर मैंने कहा स्लैश एन, अब अगले को जोड़ो, फिर स्लैश एन अगले को जोड़ो, इस तरीके से। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट को कंबाइन कर दिया इस तरीके से। अब मैंने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। अब ये कॉन्टेक्स्ट मुझे किसको देना है, अपने एलएलएम मॉडल को देना है। अब एलएलएम मॉडल में कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूं, जेमिनाई को कर सकता हूं। हाँ जी, कैसे करना है ये तो हम पहले भी देख चुके हैं यार, ये वाला गूगल जेमिनाई को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए यहाँ पे तो शायद उतना एफर्ट नहीं लगना चाहिए, गूगल जेमिनाई इस्तेमाल करना सबको आता है। तो मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूं। ये तो भाई देखो दोस्तों, ये तो तुम्हें पता ही होगा यार, ये वाले गूगल जेमिनाई मॉडल को मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, भारी कर देते हैं। हाँ जी, हिस्ट्री, हाँ जी। और हाँ देखो गूगल जेमिनाई के अंदर एक चेंज आया है फिर से, अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो बोलोगे भैया यार इसका डॉक्यूमेंटेशन खुद ब खुद चेंज होता रहता है। ये देखो कौन सी आई न्यू गूगल जेमिनाई, पहले यहाँ पे लिखा रहता था एपीआई की, अगर आप प्रीवियस वाला फॉलो करोगे एपीआई की, फिर मुझे एपीआई की देनी होती है। गूगल जेमिनाई जो लेटेस्ट वाला है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एपीआई की डॉट एनबी वेरिएबल से उठा देगा। बस आपको ये मेंशन करना है कि जेमिनाई एपीआई की, हाँ जी, और एपीआई की आपको यहाँ पे लिख देना है, ये ऑटोमेटिकली उस एपीआई को उठा लेगा ऑटोमेटिकली। पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ता था ना, याद होगा आपको पास कि एपीआई की ऐसे करके हम लिखते थे। हाँ जी, फिर हमें यहाँ पे एपीआई की लिखनी पड़ती थी, अब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डॉट इन भी वेरिएबल के अंदर ही जेमिनाई एपीआई की लिख दो और एपीआई की का नाम वो ऑटोमेटिकली उठा देगा। बस आपको याद रखना है ये वाला नाम मुझे देना है। क्लियर? हाँ देखो चेंजेस आते रहते हैं, तो इसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई।
ओके, तो अपने जेमिनी मॉडल को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हिस्ट्री के अंदर जो भी यूजर का क्वेश्चन आएगा उसको मैं पहले पुश कर दूंगा, वही जो हिस्ट्री वाला रहता है। ये तो यार प्रीवियस वाली क्लासेस का है पूरा। हाँ, ये तो प्रीवियस क्लास का ही है पूरा। यहां पे क्या किया मैंने अभी समझा देता हूं, देखो दोस्त। सबसे पहले हम गूगल जेमिनी मॉडल को लेके आए, हिस्ट्री। हाँ जी, हिस्ट्री का एरे होगा जिसके अंदर हिस्ट्री, चैट की हिस्ट्री रहेगी कि यूजर और मॉडल ने क्या क्या चैटें करी हैं। ओके, ये जो भी क्वेश्चन आया है, ये जो भी आपका क्वेश्चन यूजर ने भेजा है, हाँ जी, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, हिस्ट्री के अंदर पुश करना यूजर के क्वेश्चन को कि भैया ये क्वेश्चन रहा, हिस्ट्री डॉट पुश। हमें पता है ये वाला फॉर्मेट वो यूज करता है कि रोल यूजर का पार्ट ये टेक्स्ट में क्वेश्चन, ये तो सिंपल है। हाँ जी, अब हमने एआई डॉट मॉडल जनरेट कंटेंट, हाँ जी, जहां पे हमें मॉडल का नेम देना पड़ता है। हाँ जी, कंटेंट के अंदर हिस्ट्री, जो आपकी हिस्ट्री रहती है, जो भी आपकी चैट की हिस्ट्री रहती है, उसको मुझे देना पड़ता है। हाँ जी, अब मैंने यहाँ पे सिस्टम इंस्ट्रक्शन दिए हैं कुछ, जिसको आपको ध्यान से देखना है कि यू हैव टू बिहेव लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक्सपर्ट। क्योंकि ये जो पीडीएफ है हमारे पास, ये किसकी है, डीएसए की, मैंने इसको बता दिया। यू विल बी गिवन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड अ यूजर क्वेश्चन। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूंगा प्रॉपर, हाँ जी, जो भी यूजर क्वेश्चन पूछेगा। ओके, योर टास्क इज टू आंसर द यूजर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओनली द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट। क्या बोला, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझो, तुझे बाहर की नॉलेज यूज नहीं करनी, भले तुझे डी से बाहर से आता होगा, तू बाहर की डेटा पे ट्रेन होगा। योर टास्क इज टू आंसर द यूजर क्वेश्चन, यूजर का जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, जो मैं तुझे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा सिर्फ उसी के बेस में तू आंसर देगा, अपने हिसाब से नहीं देगा। समझ रहे हो, अगर मुझे जोमेटो का क्लोन बनाना है, चैटबॉट बनाना है, तो भैया जो मैं जोमेटो की चैटें रहेंगी उसी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर देना है, ना कि वो बाहर खुद से ही दे रहा है, जिसको हम हेलुसिनेशन प्रोसेस बोल देते हैं। मैंने इसको सीधा मना कर दिया कि भैया तो अगर आंसर देगा तो इसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देगा जो मुझे प्रोवाइड करूंगा। ये जो मैंने अभी इसके लिए कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा है, जो मैं उसके लिए डॉक्यूमेंट उठा के लेके आया हूं। हाँ, इफ द आंसर इज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट, अगर आंसर कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, यू मस्ट से आई कुडंट फाइंड द आंसर इन द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट। हमने देखा था कि ये एलएलएम मॉडल कभी मना ही नहीं करते कि मुझे नहीं आता, कुछ भी आंसर दे देगा। हमने इसको बता दिया कि अगर तू उस डॉक्यूमेंट के अंदर उस आंसर को ना ढूंढ पाया तो खुद का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा मना कर देना कि आई कुडंट फाइंड द आंसर इन द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट। तू बाहर से कहीं सोचेगा नहीं, जो कॉन्टेक्स्ट मैंने तुझे दिया है उसी से आंसर तू देगा, बाहर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अब हमारी जो एप्लीकेशन हो गई ना, वो हमने एक स्पेसिफिक वे में बना दी पूरी। हमने उसको सीधा मना ही कर दिया कि बाहर का नॉलेज तू लेगा नहीं, जो जो तुझे आता है उसका भी नहीं लेगा, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे मिलेगा। और कीप योर आंसर क्लीन, कंसाइज एंड एजुकेशनल, ये तुम लिख सकते हो। ओके, अब मैंने इसको दे दिया कि कॉन्टेक्स्ट में मैं तुझे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, जो ये कॉन्टेक्स्ट हमने यहां से उठाया था, जो भी हम टॉप 10 डॉक्यूमेंट लाए थे उसके मैंने टेक्स्ट पार्ट को इसको दे दिया। क्लियर, हाँ जी। अब सेम वही, ये मुझे रिस्पॉन्स आके देगा। हाँ जी, एक बार मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। हाँ जी, तो मैंने क्या करा, हिस्ट्री डॉट पुश में जो भी मॉडल का रिस्पॉन्स है उसको पुश कर दिया, और उसको मैं क्या करा सकता हूं, प्रिंट यहां पे करा सकता हूं। सिंपल, बताइए इसमें क्या रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, बहुत ही आसान मॉडल था जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। चैट एप्लीकेशन में ऐसी तो बना रहे थे कि हिस्ट्री के अंदर हम चैट को स्टोर कराते रहते हैं, जो भी मेरे यूजर का क्वेश्चन है और जो मॉडल का रिप्लाई है। हाँ जी, और लास्ट में मैंने उसको प्रिंट करा दिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। नोड क्वेरी डॉट जीएस, व्हाट इज एवियल ट्री, क्या ये मुझे आंसर लाके दे पाता है? ये देखा, एन एवियल ट्री इज अ बैलेंस सर्च ट्री विद अ सेल्फ बैलेंसिंग कंडीशन दैट डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ये सब कुछ, ये आप देख सकते हो जो डॉक्यूमेंट हमने इस्तेमाल किया था, इसके अंदर जो जो भी इंफॉर्मेशन है। मैं इसको अगर लिंक लिस्ट से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, लिंक लिस्ट का आंसर देगा। बाइनरी सर्च ट्री का पूछ सकता हूं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, मान लो मैं अगर इसको पूछूं व्हाट इज मर्ज सॉर्ट, अगर मैं इसको पूछता हूं व्हाट इज मर्ज सॉर्ट, इसने मुझे आंसर लाकर दे दिया। अब अगर मैं इसको पूछता हूं व्हाट इज, हु इज रोहित नेगी, हु इज रोहित नेगी, इसको आंसर नहीं देना चाहिए इस चीज का। आई एम सॉरी बट द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट डजंट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट रोहित नेगी, देयरफॉर आई कैन नॉट आंसर। वरना अगर ये जनरल टर्म पे होता था, कहीं से कुछ भी आंसर उठा के लेके आ जाता। मैंने बोल दिया भैया जो कॉन्टेक्स्ट उठा के दूंगा उसी से रिलेटेड। तो यहां पे कैसे काम करा होगा ये,
जब मैंने इसको बोलेगा व्हाट इज मर्ज सॉर्ट, तो पहले क्या हुआ होगा, व्हाट इज मर्ज सॉर्ट का क्या हुआ होगा, सबसे पहले उसके वेक्टर बने होंगे, वेक्टर। तो वेक्टर फिर एक बार वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद मैंने क्या करा होगा, उसको वेक्टर डेटाबेस के अंदर उसके टॉप 10 डॉक्यूमेंट को फैच करके लेके आऊंगा। एक बार वो लेके आ गया, उसके बाद मैंने वो डॉक्यूमेंट किसको लाके दे दिया कि भैया मैंने बोल दिया ये एलएलएम मॉडल, ये रहा तेरे पास कॉन्टेक्स्ट और ये रहा यूजर का क्वेश्चन, इनके हिसाब से तू मुझे अब आंसर दे। और इसने मुझे आंसर लाके दे दिया। क्लियर है ये? हाँ। अब देखो कई लोग ना यहीं पे आके रुक जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा सिस्टम बढ़िया बन चुका है। अब मैं तुम्हें एक मौत का खेल करके दिखाता हूं। मौत का खेल क्या है, मैं अगर इसको फिर से एक बार रन करता हूं, मैंने लिखा इसको व्हाट इज एवीएल ट्री या फिर व्हाट इज क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। अब तुम यहां पे एक खेल देखोगे, तुम्हें बोला भैया हाँ यार बन गया हमारा एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन, इसने मुझे पूरा आंसर लेके दे दिया क्विक सॉर्ट इज पॉपुलर। मैं अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा एक्सप्लेन इट इन डिटेल, तुम्हें क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? मैंने यहां पे क्वेश्चन डाला है एक्सप्लेन इट इन डिटेल, क्या लगता है तुम्हें आंसर क्या आएगा? ये कह रहा है आई कुडंट फाइंड द आंसर इन द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट। ये क्या कह दिया इसने? जब मैंने क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन इट इन डिटेल, इसका मतलब मैं पूछना क्या चाहता था, मैं ये तो पूछना चाहता था कि भैया क्विक सॉर्ट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दे, और ये कह रहा है कि आई कुडंट फाइंड द आंसर इन द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट। ऐसा क्यों क्यों हुआ होगा दोस्त? क्या आप सोच पा रहे हैं कोड हमारा क्या हुआ यहां पे? और आधे लोगों के रैक सिस्टम यहीं फेल हो जाते हैं, उसको बनाते तो हैं। अब तुम देखो यार, अगर तुम ऐसे ही पढ़ोगे हवा हवा में तो समझ नहीं आएगा, है ना? हम अपना ऐसा रैक सिस्टम बना रहे हैं जो प्रोडक्शन के लिए है भाई, ऐसी नहीं है। हाँ, हमें तो समझ आ गया ये क्यों बोल रहा है, लेकिन हुआ क्यों नहीं है, इसने आंसर क्यों नहीं दिया? देखो दोस्त यहां पे क्या हुआ, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने इसको बोला पहले, मैंने पहला क्वेश्चन इसको पूछा था कि व्हाट इज क्विक सॉर्ट। ओके, हाँ जी। तो इसने क्या करा होगा कि क्विक सॉर्ट का जो भी मिलता जुलता डेटा था, टॉप 10 डेटा, उसका कॉन्टेक्स्ट को उठा के लेके आया होगा, है ना? किससे? वेक्टर डेटाबेस से, वेक्टर डेटाबेस से। ये भी जो भी आपका पास जो भी ये था, और इसको मैंने किसको दे दिया, एलएलएम मॉडल को दे दिया कि व्हाट इज क्विक सॉर्ट। हाँ जी, और ये जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है क्विक सॉर्ट से रिलेटेड, जो भी आपके पास यहाँ पे डेटा आया होगा, ये कॉन्टेक्स्ट मैंने इसको दे दिया। हाँ जी, इसने मुझे इसका आंसर दे दिया आराम से कि क्विक सॉर्ट ये होता है। फिर जब मैंने इसको अगला क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन इट इन डिटेल, यहां पे क्या करा होगा मैंने, यहां पे क्या करा होगा कि एक्सप्लेन इट इन डिटेल का मैंने वेक्टर डेटाबेस के अंदर कौन से मिलते जुलते डेटा हैं, ये क्या चलेगा आपका? व्हाट इज क्विक सॉर्ट का मिलता जुलता तो मुझे मिल गया, एक्सप्लेन इट इन डिटेल का मिलते जुलते डेटा को उठाओ, वो तो कुछ भी उठ जाएगा। वो तो कुछ भी उठ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट तो कोई भी वो 10 उठा देगा यहां से। हाँ जी, जो कि रेलिवेंट ही नहीं है, जो रेलिवेंट ही नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन भेजा ना एक्सप्लेन इट इन डिटेल, तो मैं वेक्टर डेटाबेस के पास जाता हूं, तो वेक्टर डेटाबेस इसको देखेगा और इसके रिलेटेड जो भी टॉप 10 डॉक्यूमेंट होंगे उनको उठा के लेके आएगा। वो इसके रिलेटेड नहीं उठाएगा क्विक सॉर्ट के, जो एक्सप्लेन इट इन डिटेल के रिलेटेड है। अब वो रैंडमली कोई भी आ जाएंगे। अब आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है कि भैया ये रहा कॉन्टेक्स्ट एक्स, हाँ जी, और यूजर का क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ चला था कि व्हाट इज क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट का जो आंसर मिला होगा जो मॉडल ने दिया होगा, पहला वाला ये रहा होगा। हाँ जी, क्योंकि हिस्ट्री हम मेंटेन कर रहे हैं। अब यूजर का लेटेस्ट क्वेश्चन ये रहा एक्सप्लेन इट इन डिटेल, क्योंकि ये हम मेंटेन करते हुए चल रहे हैं कि यूजर का क्वेश्चन, मॉडल का रिप्लाई, यूजर का क्वेश्चन ये देखा, उसने कॉन्टेक्स्ट पे देखा होगा, उसने कॉन्टेक्स्ट को देखा, समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो तो कोई भी फालतू के 10 डॉक्यूमेंट को उठा के लेके आ गया है, और उसने कुछ भी बोल दिया कि भैया मुझे नहीं पता तुम क्या पूछ रहे हो, मुझे ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन इट इन डिटेल वाली को, इसको मुझे रीडिफाइन करना पड़ेगा, इसको यूजर डिफाइन नहीं करेगा, मुझे यहां पे रीडिफाइन करना पड़ेगा दोस्त। ये था व्हाट इज क्विक सॉर्ट, मॉडल ने कुछ आंसर दिया होगा कि क्विक सॉर्ट क्या होता है, ठीक है? हाँ जी। फिर मैंने अगला क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन इट इन डिटेल, मुझे पता पूरी हिस्ट्री जाती है, और जो आपने कॉन्टेक्स्ट भेजा तो लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट ये रहा, ये एक्सप्लेन इन डिटेल को देखेगा, लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट को देखेगा, उसे समझ ही नहीं आएगा एलएलएम को क्या बोलना चाहता है, इसलिए उसने आपको ये आउटपुट दिया। अब इस चीज को मैं सही कैसे करूं?
क्या कोई तरीका है मेरे पास इसको सही करने का? जी हाँ, तरीका है। मैं यहां पे ये कर सकता हूं कि मैं डायरेक्ट ये ना करूं पहले ही कि एक्सप्लेन इट इन डिटेल को डायरेक्ट वेक्टर डेटाबेस के अंदर सर्च करूं, क्योंकि इससे कोई भी मीनिंग क्रिएट नहीं हो रहा है। एक्सप्लेन इट इन डिटेल का मतलब ये है कि भैया व्हाट इज क्विक सॉर्ट के वो डॉक्यूमेंट उठा के लेके आओ जो कि एक्सप्लेन डिटेल यही तो कहना चाहता है कि व्हाट इज क्विक सॉर्ट के व्हाट इज क्विक सॉर्ट वाले डेटा को उठा के लाओ। एक्सप्लेन इन डिटेल क्या कहना चाहता है? ये तो कहना चाहता है, क्योंकि उसी के बाद मैंने क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी, लेकिन वो तो कुछ भी उठा के लेके आ रहा था। तो यहां पे अगर मुझे इस चीज को सुधारना है तो यहां पे हम एक और एलएलएम मॉडल का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इस एलएलएम मॉडल का काम सिंपल सा ये होगा, मैं इसको बोलूंगा कि भैया तुझे यूजर की हिस्ट्री को देखना है। जैसे मैंने इसको यूजर की हिस्ट्री दे दी चैट की कि व्हाट इज क्विक व्हाट इज क्विक सॉर्ट। हाँ जी, और क्विक सॉर्ट का जो भी मॉडल ने आंसर दिया है वो, हाँ, और एक्सप्लेन इट इन डिटेल। हाँ जी, मैं बोलूंगा जो भी तुझसे ये लेटेस्ट सवाल पूछा गया है, जो तू ये एलएलएम मॉडल जो भी मुझे रिप्लाई करेगा उसको इस तरीके से रिप्लाई करना। ये नया एलएलएम मॉडल है, हाँ, तो मुझे इस तरीके से रिप्लाई करना कि इसका एक एक्चुअल मीनिंग क्रिएट हो पाए। तो पहले की हिस्ट्री को देख, इस क्वेश्चन को देख, और इस क्वेश्चन का जो तू मुझे रिप्लाई देगा वो इस तरीके से देना कि इस क्वेश्चन का मुझे मीनिंग समझ आ पाए। एक्सप्लेन इट इन डिटेल का मतलब क्या है, इसका मुझे मीनिंग समझ आ पाए, क्योंकि जब तक इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं निकलेगा। एक्सप्लेन डिटेल का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि व्हाट इज क्विक सॉर्ट इन डेप्थ, यही तो है, ये तो है उसका मीनिंग। एक्सप्लेन इन डिटेल का मतलब क्या है कि व्हाट इज इन क्विक सॉर्ट इन डेप्थ, यही होगा ना? हाँ जी, क्योंकि यूजर इन डेप्थ जानना चाहता है। मैं चाहता हूं कि ये मुझे ये रिप्लाई करके दे कि व्हाट इज क्विक सॉर्ट इन डेप्थ, ये मुझे रिप्लाई करके दे कि एक्सप्लेन इन डिटेल की जगह में ये मुझे ये रिप्लाई करके दे। तो जब मैं व्हाट इज क्विक सॉर्ट इन डेप्थ को यहां वेक्टर डेटाबेस के अंदर ढूंढूंगा तो मेरे को ऑलरेडी जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएंगे। अब मेरा कॉन्टेक्स्ट अच्छे से क्रिएट हो जाएगा कि व्हाट इज क्विक सॉर्ट इन डेप्थ। हाँ जी, अब मैं इसको नहीं देते हुए इसको दूंगा, क्लियर, और उसका एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट भी अब आपके पास आ चुका है। प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ये रहा आपके पास, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट कि कॉन्टेक्स्ट एक्स वेक्टर डेटाबेस। हाँ जी, एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, अब ये आपको बिल्कुल सही आंसर देगा। मैं इस एलएलएम मॉडल को क्या बोल रहा हूं कि तू यूजर की चैट हिस्ट्री को देख, है ना, और जो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर कि उसका एक मीनिंग क्रिएट हो पाए, कि वो इस तरीके से आपको उसका मीनिंग क्रिएट करना है कि फिर मुझे दोबारा हिस्ट्री देखने की जरूरत ना पड़े। ये जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन होगा इसको एक सिंगल आंसर तू मुझे लाके दे। एक्सप्लेन इन डिटेल का मतलब ये तो होगा कि व्हाट इज क्विक सॉर्ट का वो इन डेप्थ मीनिंग चाह रहा है, तो ये एलएलएम मॉडल उसको कन्वर्ट करके आपको दे देगा। क्योंकि यही तो चाह रहा था मैं कि एक्सप्लेन इन डिटेल जब इस वेक्टर डेटाबेस के पास जा रहा था तो वो रेलेवेंट मीनिंग नहीं उठा पा रहा था। लेकिन अब अगर इस एलएलएम मॉडल ने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया व्हाट इज अ क्विक सॉर्ट इन डेप्थ, तो अब अगर मैं इसको ये दूंगा तो वो मुझसे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेके दे देगा, क्योंकि इससे मिलते जुलते बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होंगे और अब मेरा आंसर सही आएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक और एलएलएम मॉडल का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। आते हैं हम इसको पहले क्लोज करते हैं। तो ये है हाउ टू एनहेंस द यूजर क्वेरी। हाँ जी, तो यहाँ पे इस मॉडल फंक्शन का हम इस्तेमाल कर लेंगे, असिंक फंक्शन, वही है यार, कुछ नहीं है ये असिंक फंक्शन है। ट्रांसफॉर्म क्वेरी, आप इसको कोई भी क्वेश्चन प्रोवाइड करोगे, हाँ जी, ये हिस्ट्री में अपने उस क्वेश्चन को पुश कर देगा, हिस्ट्री डॉट पुश। हाँ जी, ये हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए, जेमिनी 2.0, वही जो हिस्ट्री वाला हिस्ट्री है आपकी। अब मैंने इसको क्या सिस्टम इंस्ट्रक्शन दिए, यू आर अ क्वेरी रीराइटिंग एक्सपर्ट बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड चैट हिस्ट्री, rephrase the follow-up user question into a complete stand-alone question that can be understood without the chat history। कि जो भी आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको इस तरीके से कन्वर्ट करो कि भैया वो स्टैंड अलोन ऐसा क्वेश्चन हो कि जो कि बिना चैट हिस्ट्री के भी समझ आ पाए। ओके, हाँ, ओनली आउटपुट द रीरिटन क्वेश्चन और नथिंग एल्स। ये रहा। तो भैया मैंने क्या करा, हिस्ट्री के अंदर पुश करा था यूजर के क्वेश्चन को, हाँ जी, और उसके बाद मैंने उस हिस्ट्री से उसको पॉप कर दिया लास्ट में, ठीक है, और यहां से उस रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को रिटर्न कर दिया। तो यहां पे मुझे इसको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला ट्रांसफॉर्म क्वेरी। तो जब भी हम यहाँ पे आएंगे ये जो भी क्वेश्चन मेरे पास आएगा मैं सीधा उसको वेक्टर में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले कॉन्स्ट क्वेरी, पहले उसका मीनिंग को क्वेरीज लिख देता हूं। हाँ, फंक्शन का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्म क्वेरी।
पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग ढूंढ के लाओ। मैंने इसको क्वेश्चन पास कर दिया और यहां पे मैं अवेट लगा दूंगा क्योंकि वेट करना पड़ेगा। तो जब इस क्वेश्चन का एक रियल मीनिंग ये मुझे क्रिएट करके दे देगा तो वो इस क्वेरीज के अंदर आ जाएगा। हाँ जी, अब इस क्वेरीज को मैं यहां पे पास कर सकता हूं कि इसकी आपको वेक्टर एम्बेडिंग क्रिएट करनी है। तो पाइनकोन ने उसकी मीनिंग को क्रिएट करा। हाँ जी, उसके बाद वही आपके यहाँ पे मैपिंग वगैरह एल्गोरिथम लगे, पाइनकोन इंडेक्स क्वेरी वेक्टर ही दिया ना मैंने। हाँ, क्वेरी वेक्टर ही दिया है। हिस्ट्री डॉट पुश में मैं क्वेरीज वाले को पुश कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद यूजर ने इसको समझा। हाँ, हिस्ट्री डॉट पुश मॉडल का नाम, और ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। चलिए अब हम देखते हैं ये आंसर सही लाके हमें देगा। व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री? कर ले भाई, इसने आंसर लाके हमें दिया है, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। अब आप देख रहे हो कि इसने मुझे पूरे डिटेल में आंसर लाके दिया है, देख रहे हो। हाँ, तो ये रहा हमारा काम। अब हमारा रैग सिस्टम पूरे तरीके से बढ़िया तरीके से बिल्ड हो चुका है, जहां पे हम उसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब उसे प्रीवियस का कॉन्टेक्स्ट भी पता है। तो आई होप आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट चमक गए होंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको चमक गया होगा। यहां पे मैं कहना क्या चाहता था, और इसको कहते हैं हम एक बढ़िया प्रोडक्शन लेवल रैग सिस्टम। अब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो डॉक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। भाई इस डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट करने के लिए मुझे बहुत दिन लगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने 5 मिनट में क्रिएट कर दिया। हाँ, आपको लग रहा होगा क्योंकि भैया मुझे अलग अलग जगह से कोड को उठा के लाना पड़ा। हाँ, और उनको कंबाइन करना पड़ा, इसमें बहुत मेहनत लगी है भाई, बहुत मेहनत लगी है। कई जगह जो लैंगचेन का भी अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर होते हुए थोड़ा बहुत आएगा, क्योंकि वहां पे भी अभी वो थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है। ओके, क्योंकि हम जेमिनी यूज कर रहे हैं। तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो, यह आपके लिए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन अब हो चुका है। क्लियर? हाँ, तो अगर आपको आज की वीडियो में मजा है, अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं, मेरा इसी ऑफ हो चुका है, तो प्लीज एक लाइक, कमेंट, शेयर, क्या बोलूं अब। मिलता हूं अब आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।